क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर विच इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। वेल बच्चों, ये चैप्टर जितना आसान है उतना इंटरेस्टिंग भी है। इस चैप्टर में से कोई भी पोर्शन आपका छूटे ना, इसीलिए स्कोरशाला आप लोगों के लिए लेके आया है ये पूरा का पूरा चैप्टर इन दिस सिंगल वीडियो। अब इस वीडियो की हेल्प से आप इस पूरे चैप्टर को एक ही बार में कवर कर सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आज से इस वीडियो के साथ ही में अपन यहाँ पे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? यानी कि इकोनॉमिक्स का शुभारंभ यहाँ से अपन करने वाले हैं। वेल, इस साल इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर्स आने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो कौन सा है? स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओके बच्चों, तो इसको आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि थोड़ा सा पालमपुर विलेज कैसा है, उस विलेज के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उन सभी को अपन आज के इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है? सो देखो बच्चों, हर गांव की तरह, हर नॉर्मल से गांव की तरह ये भी एक गांव है जिसका नाम है पालमपुर, ठीक है? तो चलो, इससे पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या आप लोगों का कोई गांव है? क्या अब कभी आप लोग किसी गांव में गए हैं? और अगर आप कभी गांव में गए हैं तो आपने वहां पे ऐसी कौन कौन सी चीज देखी है जो कि आपको बहुत ही जिन चीजों ने आपको बहुत अट्रैक्ट किया और आपको ऐसा लगा कि यार ये शहर में क्यों नहीं होता है? तो अगर आपने भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन या फिर ऐसा कुछ भी फेस किया है गांव में, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पालमपुर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है? सो सबसे पहली चीज देखो, पालमपुर क्या है? एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल विलेज होने का मतलब क्या है बच्चों? कि यहाँ पे ना ये जो विलेज है वो क्रिएट किया गया है। क्रिएट करने का मतलब है कि यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि पालमपुर नाम का एक गांव है, ठीक है? अब क्योंकि यहाँ पे ये स्टोरी है, तो स्टोरी में क्या होता है ना कि अपन किसी भी चीज को एक तरीके से एग्जैजरेट करते हैं, यानी कि अपन किसी भी चीज को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, है ना? किसी चीज को अपन इमेजिन करते हैं। तो सेम उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे पालमपुर जो है वो एक ऐसा विलेज है जो कि अपन ने इमेजिन किया है, ठीक है? देखो, यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है, यानी कि मोस्टली पालमपुर के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा किस एक्टिविटी से जुड़े हैं बच्चों? फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है? अब गांव में तो अक्सर क्या होता है कि लोग खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं, होता है ना? तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे पालमपुर जो गांव है, यहाँ पे भी ज्यादा से ज्यादा लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, ठीक है? पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। अब देखो, जो पालमपुर है ना, पालमपुर जो गांव है वो काफी अच्छे से कनेक्टेड है आसपास के टाउन से और आसपास के विलेजेस से। तो या तो अपन इसको अज्यूम कर रहे हैं, तो या तो हो सकता है कि पालमपुर कहीं बीच में होगा, यहाँ पे काफी सारे विलेजेस होंगे, टाउन्स होंगे, तो ये क्या है? ये सबसे एक तरीके से कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक है? सो यहाँ पे जो आपका थर्ड पॉइंट है वो यही है बच्चों, पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। ओके, सो नेक्स्ट इज मेनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल इन पालमपुर। सो बच्चों, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी काफी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं पालमपुर में। ओके, नेक्स्ट, अब देखो इस पूरे गांव में कितने लोग रहते हैं, कितनी फैमिलीज रहती हैं, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट इज दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। अब देखो, एक गांव है तो दिखती सी बात है वो गांव किन चीजों से मिलकर बना होगा? वहां के लोगों से मिलकर बना होगा। तो इस पूरे गांव में अराउंड 450 फैमिलीज रहती हैं, ठीक है? अलग अलग कास्ट की। अब देखो, ये तो गांव की बात हो गई। आप अगर अपनी कॉलोनी की ही बात करो जहां पे आप लोग रहते हो, तो वहां पे भी क्या होगा कि अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, है ना? अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, ठीक है? कि हम एक ही जगह पे बहुत से ऐसे डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं और हम आपस में क्या करते हैं? आपस में हम कनेक्शंस बनाते हैं, ठीक है? तो पालमपुर में भी ऐसा है। और मोस्टली ना बच्चों, ये चीज आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा, क्योंकि उन लोगों का तो डेफिनेटली लिंक होगा गांव से। तो ये चीज अक्सर देखी जाती थी कि गांव में क्या होता था कि लोग आपस में काफी ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड होते थे, ठीक है? और ये सभी लोग एक फैमिली की तरह साथ में रहते थे, ठीक है? सो यहाँ पे पालमपुर गांव के अंदर 450 फैमिलीज रहती थी अलग अलग कास्ट्स की। ओके, मोस्ट ऑफ द हाउसेस वो हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। अब देखो, हमारा जो ये गांव है जिसको अपन इमेजिन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा डेवलप्ड है, ठीक है? यहाँ पे हर घर, मतलब हर घर में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफी घरों में क्या थे? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस यहाँ पे थे। ओके, पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। तो हमारे इस इमेजिन गांव के अंदर क्या है? 2 तो प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हाई स्कूल है, ठीक है? यानी कि इससे क्या पता लगता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो उनके पास में मतलब एक्सेस अच्छा खासा है स्कूल का, एजुकेशन का, ठीक है?
इनको ऐसा नहीं है कि भाई एक गांव पार करके, किसी दूसरी नदी को पार करके, किसी पहाड़ को पार करके कहीं पे स्कूल में एडमिशन लेने जाना होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारी कहानी वैसी नहीं है, हमारी कहानी थोड़ी नई जमाने की है। यानी कि हमारे इस सुंदर से गांव के अंदर क्या है कि 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है, ठीक है। सो देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। अब इस गांव में क्या है कि हेल्थ के जो फैसिलिटीज है वो भी काफी अच्छी हैं, ठीक है। तो एक क्या है यहाँ पे, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ठीक है, जो जिसको कौन रन करता है, हमारी गवर्नमेंट, और एक है यहाँ पे प्राइवेट डिस्पेंसरी, ठीक है। सो अभी तक अपन ने क्या चीज देखी है कि भाई एक बहुत ही सुंदर सा गांव है, ठीक है, जिसे अपन इमेजिन कर रहे हैं, उस गांव का नाम है पालमपुर, ओके। अब वो गांव इतना सुंदर है, वहां पे 450 फैमिलीज रहती हैं अलग अलग कास्ट की। अब उस गांव के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक कैसा स्कूल है, एक हाई स्कूल है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसको गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की गई वो फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी है। एक क्या है, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, ठीक है, और बहुत से घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस दिए गए हैं, ओके। फिर अपन ने क्या देखा था कि फार्मिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से कनेक्टेड हैं। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था कि हमारा जो पालमपुर है वो मतलब काफी ऐसे पास के गांव से और टाउन से कनेक्टेड है। और अपन ने क्या देखा था कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं वो भी यहाँ पे काफी अच्छी खासी हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, ओके। सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन पालमपुर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के बारे में अपन बात करते हैं जो कि पालमपुर में है। सबसे पहला है सिस्टम ऑफ रोड्स, ठीक है। तो यहाँ की जो रोड्स हैं, अभी अपन ने एक पॉइंट देखा था, उस पॉइंट में हमने देखा था कि पालमपुर किससे कनेक्टेड है, आसपास के गांव से कनेक्टेड है, ठीक है, और बड़े एक टाउन है वहां उससे कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड किस तरीके से होगा, हमारा जो शहर है जिसमें भी आप लोग रहते हो, जिसमें भी मैं रहती हूँ, तो हम लोग आसपास के जो छोटे मोटे गांव होते हैं, जो शहर होते हैं, उससे कनेक्ट किस तरीके से होते हैं बच्चों, एक प्रॉपर रोड से, ठीक है, रोडवेज के थ्रू। तो यहाँ पे क्योंकि हमने ये पॉइंट देख लिया कि पालमपुर कनेक्टेड है, तो वो किसकी वजह से कनेक्टेड होगा, यहाँ पे वेल कनेक्टेड नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स विद द हेल्प ऑफ सिस्टम ऑफ रोड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर रोड्स हैं जिसकी हेल्प से पालमपुर जो है वो आसपास के गांव से और टाउन से कनेक्टेड है, ओके बच्चों। फिर आता है स्कूल्स। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्कूल्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि भाई 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात अपन ने करी थी, राइट। सो कनेक्शन इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काफी सारे घरों में है पालमपुर में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स। अब इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, जितने भी ट्यूबवेल्स हैं उनको पावर दिया जाता है इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर में छोटे मोटे बिजनेस लेके बैठे हैं, तो उनको भी इलेक्ट्रिसिटी से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। अब एक चीज अपन ने देखी थी कि यहाँ के ज्यादा से ज्यादा लोग फार्मिंग से कनेक्टेड हैं। अब फार्मिंग के लिए हमने हमारे इकोनॉमी में क्या चल रहा है कि भाई नई तरीके की टेक्नोलॉजी है इरिगेशन के लिए, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये जो ट्यूबवेल्स हैं इन सब में भी इलेक्ट्रिसिटी से पावर जनरेट की जाती है, जिससे कि चाहे कितना भी बड़ा फील्ड हो वहां पे इरिगेशन जो है वो अच्छी तरीके से पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं बच्चों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। तो यहाँ हमारे इस गांव में, सुंदर से गांव में जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कौन कौन से हैं, देखो बुलॉक, ओके, बुलॉक कार्ट्स, टांगास, बोगीज, मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स, ठीक है। तो ये सारे सोर्स आपको आपके चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ओके। फिर आता है बच्चों यहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर। सो ये चीज भी अपन ने देखी है, ठीक है, कि एजुकेशन के साथ साथ में यहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर की फैसिलिटी भी दी गई है। 1 गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। तो एक तो क्या है, एक तो गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक क्या है, प्राइवेट डिस्पेंसरी है, ठीक है। तो हेल्थ का भी एक्सेस है यहाँ पे लोगों को, ओके, हेल्थ की भी अच्छी फैसिलिटीज दी गई हैं, एजुकेशन का भी एक्सेस है लोगों के पास में यहाँ पे, ठीक है। लोग ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, और फार्मिंग भी ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल तरीके से ये लोग फार्मिंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम नए तरीके से यहाँ पे लोग फार्मिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, ठीक है, अपनी फार्मिंग के अंदर। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि भाई रोड्स वगैरह भी काफी अच्छी हैं इस गांव के अंदर, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी काफी अच्छा है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही सुंदर गांव है, जहां पे मोस्टली जो बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, ओके। सो बच्चों अभी आपकी जो यूनिट चल रही है उसका नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है। अब इस
विलेज के अंदर यानी कि पालमपुर के अंदर अपन ने देखा था कि काफी सारे लोग किससे कनेक्टेड हैं बच्चों, फार्मिंग से कनेक्टेड हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से कनेक्टेड हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि नॉन फार्मिंग में इंक्लूड होती हैं। सो ये सारी की सारी चीजें अपन देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो बच्चों इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। The structure of the rural economy in every country has been changing along with the overall economy. देखो हमारी इकोनॉमी के साथ साथ में यानी कि एक छोटा सा एक सिंपल वर्ड मैं यूज करती हूँ, इकोनॉमी नहीं बोलती हूँ। इकोनॉमी अगर मैं बोलूंगी तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार ये बहुत ही भारी वर्ड मैम ने फेंक के मारा है। नहीं, चलो अब ऐसा मैं बोल देती हूँ एक कंट्री। ठीक है, तो कंट्री ले लेते हैं अपन, यहाँ पे थोड़ा सा इजी कर देती हूँ आप लोगों के लिए। देखो तो हर कंट्री जैसे जैसे डेवलप हो रही है, जैसे जैसे ग्रो कर रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि रूरल एरियाज का देखने का जो तरीका है वो भी बदल रहा है, साथ ही साथ जो अर्बन एरियाज हैं वो भी बदल रहे हैं। ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पे अपन क्या एम्फसाइज कर रहे हैं, पालमपुर एक गांव को अपन यहाँ पे एम्फसाइज कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि काफी ऐसी चीजें हैं इस गांव के अंदर जो कि बहुत ज्यादा चेंज है। ठीक है, काफी ऐसी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा डेवलप हुई हैं। ऑलराइट, so the farm and non-farm sectors, the two components of the rural economy. अब देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, किसी भी रूरल इकोनॉमी में या फिर किसी भी रूरल एरियाज के अंदर क्या होता है कि दो तरीके के कंपोनेंट्स देखे जाते हैं। ठीक है, दो तरीके की एक्टिविटीज देखी जाती है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। एक्टिविटीज कैसे, एक होती है फार्मिंग से रिलेटेड और एक होती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब गांव की बात कर रहे हैं और गांव की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर खेती बाड़ी ना हो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एक तरीके से फार्मिंग एक्टिविटीज तो डेफिनेटली यहाँ पे परफॉर्म होगी ही होगी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं वो भी अपन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो सबसे पहले फार्मिंग एक्टिविटीज को समझ लो। सो इट मींस द कल्टीवेशन ऑफ फार्म लैंड। ठीक है, फार्मिंग का मतलब क्या है, जो भी फार्म लैंड है उसको कल्टीवेट करना एंड द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन करना क्रॉप्स का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का। ठीक है, ऑर्नामेंटल एंड फ्लवरिंग प्लांट्स। ठीक है, एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फार्मलैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी। ठीक है, और फिर क्या करना, फार्मलैंड को यूटिलाइज करना डेयरी के प्रोडक्शन के लिए, लाइव स्टॉक के लिए, पोल्ट्री के लिए एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ठीक है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो जो फार्म लैंड है उसे अपन यूज कर रहे हैं। हैविंग अ डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा मार्केट रहता है बच्चों, डोमेस्टिक मार्केट रहता है या फॉरेन मार्केट रहता है, यानी कि यहाँ के गुड्स या तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में यूज किए जाते हैं या फिर हम क्या करते हैं बाहर इनको भेजते हैं। फिर एग्रीकल्चर हो गया, लाइव स्टॉक हो गया। ओके, तो मेन इसके दो कौन से एक्टिविटीज होती हैं जिस फार्मिंग के अंदर अपन जिनके बारे में बात करते हैं, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक। ओके, नाउ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की अब अपन यहाँ पे बात करते हैं। सो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कैन इंक्लूड वेरियस वेंचर्स लाइक। अब देखो एक गांव में क्या होता है कि किसी भी गांव में अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स कभी गांव में रहे हों तो आप उनसे कभी बात कीजिएगा, उनसे इस चीज का जिक्र जरूर कीजिएगा कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि खेती बाड़ी से जुड़े होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जिनके खुद के पास में जमीन नहीं होगी, तो वो लोग क्या करते होंगे, उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा खेती बाड़ी में, तो वो लोग क्या करते होंगे। तो काफी लोग क्या करते थे बच्चों, हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग थे जो कि सिलाई बुनाई का काम करते थे। ठीक है, घर में पोट्री का काम करते थे। ओके, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये भी होती रूरल एरियाज में ही है, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं ये किसके अंदर आ जाती हैं बच्चों, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड इन एक्टिविटीज में कुछ भी नहीं होता है। ओके, सो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कैन इंक्लूड वेरियस वेंचर्स लाइक हैंडीक्राफ्ट, हाउसहोल्ड एज वेल एज नॉन हाउसहोल्ड, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी का मतलब है कि जैसे काफी लोग क्या करते थे कि अपने घरों में कुछ छोटी सी अपनी ही खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते थे, अचार बनाते थे, पापड़ बनाते थे। ठीक है, या फिर कोई घर में ही कुछ वीविंग करते थे या फिर हैंडीक्राफ्ट के ऊपर मतलब अपना सारा का सारा समय स्पेंड करते थे। तो मतलब ऐसा कुछ करके फिर उन चीजों को क्या करते थे, मार्केट में सेल आउट करते थे और उससे अपनी अर्निंग्स कमाते थे। ठीक है, सो सेल, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, क्वालिंग हो गया, रिपेयर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिटी सर्विसेज एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी सर्विसेज फार्मिंग को अलग हटके, ठीक है, वो क्या कहलाती है, नॉन फार्मिंग कहलाती है। ठीक है, इसको आप समझोगे कैसे, देखो एक ये अपना गांव है पालमपुर। ठीक है, यहाँ पे इतने लोग फार्मिंग करते हैं, तो ये बाकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जो कि गांव में होनी चाहिए, अब भाई फार्मिंग हो रही है तो यहाँ से प्रोडक्शन
दूसरे जगह भी लेके जाना पड़ेगा ना, शहर लेके जाना पड़ेगा, तो कौन लेके जाएगा, किसके थ्रू लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेके जाएंगे, करेक्ट। अब क्या होगा कि भाई फार्मिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लाइव स्टॉक वाला भी चल रहा है जो कि फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई दूध वगैरह जो होता है तो वो भी शहरों तक पहुंचाना होता है, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो अब इस एक्टिविटी को भी तो कोई ना कोई परफॉर्म करेगा, तो ये सारी भी एक्टिविटीज गाँव में होती है, ठीक है। सो फार्मिंग से अलग हटके जितनी भी और एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी एक्टिविटीज को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के नाम से इन्हें हम जानते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, शॉपकीपिंग, डेयरी, कंप्यूटर सेंटर्स, ओके, ये सारी की सारी। वेल बच्चों, अभी अपन है विलेज पालमपुर में, यानी कि अपना जो चैप्टर चल रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग अभी अपन है विलेज पालमपुर में। अब देखो, ये विलेज पालमपुर जो है, ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है जिसकी हेल्प से हम इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों अपन प्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि पालमपुर में जो प्रोडक्शन होता है, जो एग्रीकल्चर होता है, वो किस तरीके से होता है, ठीक है। सो इसको अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपसे यहाँ पे पूछा जाता है वो ये होता है बच्चों कि भाई प्रोडक्शन क्या होता है। सो प्रोडक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर गुड्स या सर्विसेज बनाई जाती हैं और जिन भी लोगों को इनकी जरूरत होती है उन लोगों तक ये गुड्स और सर्विसेज जो होती है ये पहुंचाई जाती है, ठीक है। सो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल नीड, ठीक है। जिन भी लोगों को जिन भी गुड्स या सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, सो प्रोडक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, वो गुड्स और वो सर्विसेज यहाँ पे बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्योंकि अपन पालमपुर में, अपन गांव में है और यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। अब एग्रीकल्चर के अंदर अपन को किन किन चीजों की जरूरत होती है बच्चों, लैंड की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है और ह्यूमन कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर करने का सोच रहे हो तो आपको अगर ये सभी चीजें आपके पास में है तो आपका एग्रीकल्चर यहाँ पे सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अब क्योंकि हम कहाँ पे, हम गांव में हैं, तो यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा किस चीज से जुड़े हुए हैं बच्चों, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, है ना। सो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग या तो एग्रीकल्चर करते हैं या फिर एग्रीकल्चर से हट करके जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं वो उस पे रिलाई करते हैं, ठीक है। इसको भी अपन ने काफी अच्छे से समझा था। वेल देखो, अब यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के लिए किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है उसको थोड़ा सा अपन अब डिटेल में समझने वाले हैं। सो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, प्रोडक्शन के दौरान हमें 4 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसको अपन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी इसको अपन जानते हैं और बच्चों इसको अपन जानते हैं, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज आर एज फॉलोज। अब इसमें सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं बच्चों, लैंड की बात करते हैं। सो द टर्म लैंड इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। अब यहाँ पे ये जो टर्म हम यूज करते हैं लैंड, इसको हम थोड़ा सा वाइडर सेंस में करते हैं। इट डज नॉट मीन ओनली द सर्फेस ऑफ द सॉइल। अब देखो यहाँ पे है ना, यानी कि जब अपन एग्रीकल्चर पे, जब अपन लैंड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे एक ऐसे सरफेस की बात करें जहां पे मिट्टी है, नहीं, बट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ द नेचर। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे लैंड की बात करते हैं जो कि हमारे कल्टिवेशन के लिए या फिर हमारे एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है। देखो, लैंड तो बहुत से तरीके के होते हैं। कोई उपजाऊ लैंड होता है जिसके अंदर फर्टिलिटी होती है, कोई अनउपजाऊ लैंड होता है जो कि बैरन लैंड जिसे अपन कहते हैं। अब एग्रीकल्चर के लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी भी लैंड पे खेती करने के लिए अपन वी आर केपेबल ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर ऑन एनी ऑफ द लैंड। नो, दिस इज रॉन्ग। हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए जो कि फर्टाइल होना चाहिए, ठीक है, जहां पे प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटीज होनी चाहिए। यानी कि एग्रीकल्चर के लिए ये सारी चीजें हमें बिल्कुल टिक मार्क होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं लेबर की, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि लैंड का इंतजाम हमने कर लिया है, अब उस लैंड पे काम कौन करेगा, उस जमीन पे काम करेगा कौन, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, लेबर चाहिए, ठीक है। सो एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहला पिलर हमारा क्या है, जमीन यानी कि लैंड। उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों लेबर की। सो द aggregate of the physical and mental efforts by men used in creation of goods and services। अब देखो, लेबर यहाँ पे किस तरीके से वर्क करती है बच्चों, यहाँ पे फिजिकल वर्क भी करती है और मेंटल वर्क भी करती है। फिजिकल वर्क कैसे करती है यहाँ पे लेबर, भाई फिजिकली जो भी वो काम कर रही है, जैसे कि यहाँ पे सीड्स डालना,
उसके बाद में यहाँ पे हल चलाना या ट्रैक्टर चलाना। अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो नई टेक्नोलॉजी के हेल्प से एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना, थ्रेशर्स हो जाती हैं, बहुत सी ऐसी मशीन्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिजिकल वर्क हो रहा है, साथ ही में यहाँ पे मेंटल वर्क भी हो रहा है, ठीक है। सो ये फिजिकल और मेंटल वर्क का जो कॉम्बिनेशन है, ये करता कौन है? ये लेबर करती है। ओके, इज यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो चलिए यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कैपिटल के बारे में। सो बच्चों देखो, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो कोई भी चीज जो कि आदमी ने बनाई है, विच इज मैन मेड, और जो कि हमारे काम को आसान बनाती है, ठीक है। अब हमारे काम को आसान बनाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आप मशीन से बेटर तो आप क्या समझ सकते हो, ठीक है। मशीन क्या है? एक मैन मेड चीज है जो कि हमारे काम को आसान बनाती है, चाहे कोई किसी भी तरीके की मशीन क्यों ना हो, ठीक है। सो कैपिटल एज अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल मे बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल को हम और किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? एज अ फिक्स्ड कैपिटल। एग्जाम्पल, मशीनरी, टूल्स, रेलवेज, ट्रैक्टर्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा, ठीक है। एंड वर्किंग कैपिटल लाइक रॉ मटेरियल एंड कैश मनी। फिर देखो, एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल, जिसके अंदर हमने ये सारे एग्जाम्पल्स देखे। फिर हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, कैश मनी हो गया, ठीक है। सो कैश भी एक तरीके का क्या होता है? कैपिटल होता है, ठीक है। कैश के हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? हम ये सारी चीजें खरीद पाते हैं, तो ये हमारे काम को आसान बनाता है, राइट। सो पहले क्या होता था बच्चों की, पहले अगर खेतों में सिंचाई करनी होती थी या कुछ भी काम करना होता तो उसके लिए आदमी काम करता था, ठीक है। अ मैन यूज्ड टू वर्क इनटू द लैंड। लेकिन आज के टाइम में क्या है, अगर सिंचाई करनी है या फिर अगर हल को जोतना है तो उसके लिए ट्रैक्टर्स आ चुके हैं अब, यानी कि मशीन्स आ चुकी हैं हर चीज के लिए, और ये क्या करती है? हमारे काम को आसान बनाती हैं। तो ये वर्क करती है एज अ कैपिटल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, विच इज प्रोडक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। अब देखो, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? एक फिजिकल कैपिटल हम समझ चुके हैं, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जो कि किस तरीके से वर्क करता है? स्किल्स के बेसिस पे, ठीक है, नॉलेज के बेसिस पे एंड एबिलिटी के बेसिस पे। देखो, ह्यूमंस के अंदर जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी, जितनी ज्यादा वो उनके अंदर एबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, उतना ज्यादा वो अपने काम को क्या कर पाएंगे? आसान बना पाएंगे, करेक्ट। सो ह्यूमन कैपिटल यानी कि नॉलेज एंड एंटरप्राइज। So human capital is a measure of skills, education, capacity and attributes of labor which influence their productive capacity and earning potential. So यहाँ पे देखो, ये सारी चीजें अगर मिल जाती हैं, अगर यहाँ पे जो हमारी लेबर है या फिर जो भी हमारा प्रोड्यूसर है, अगर उसके अंदर स्किल्स हैं, अगर वो पढ़ा लिखा है, मतलब एजुकेटेड है, अगर उसके अंदर कैपेसिटी है, ठीक है, किसी भी काम को करने की, अगर उसके अंदर एबिलिटीज है, तो वो क्या कर सकता है? यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग्स यहाँ पे वो अर्न कर सकता है उसके अंदर, यानी कि पोटेंशियल काफी ज्यादा है, ठीक है। सो प्रोडक्शन के अंदर ये चार ऑर्गेनाइजेशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है लैंड, लेबर, देन कैपिटल एंड देन ह्यूमन कैपिटल। ओके, फिर बच्चों अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इट इज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है। हम यहाँ पे एक ऐसे गांव के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है पालमपुर। ये एक ऐसा गांव है जहाँ पे हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं अभी तक, ठीक है। अब इस गांव की हेल्प से हम एक और चीज यहाँ पे सीखने वाले हैं, यानी कि आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों क्रॉप्स के बारे में। देखो, हमें ये चीज तो पता है कि यहाँ पे हमारे कंट्री में यानी कि इंडिया के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो बहुत ही डिफरेंट है, और यहाँ का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? सीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज अपन इसी को समझने वाले हैं। तो एक बार नजर डालिए टॉपिक पे, एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर इन इंडिया, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे जो पैटर्न है वो किस में डिवाइडेड है? वो सीजन वाइज डिवाइडेड है। तो आज अपन बस इस वीडियो को इतना ही रखेंगे और इसको इतने से में ही समझेंगे, ठीक है। सो द एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर इन इंडिया इज फ्रॉम जुलाई टू जून। देखो, हमारी कंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चर होता है वो किन मंथ्स के बीच में होता है बच्चों? जुलाई से जून के बीच में, ठीक है। फ्रॉम जुलाई टू जून। अगर इसको आप जून टू जुलाई कर दोगे तो हो सकता है ये आपका गलत हो जाए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है स्पेसिफिकली कि इस साल की जुलाई से लेकर के नेक्स्ट ईयर की जून तक ये सीजन क्या रहता है? आपका एग्रीकल्चर का रहता है, ठीक है। अब इसको अपन ने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, इसको भी अपन समझेंगे। सो एग्रीकल्चर सीजन आर क्लासिफाइड इनटू मेनली 3 क्रॉपिंग सीजन्स, ठीक है। अब देखो, एग्रीकल्चर को हमने मेनली 3 क्रॉपिंग सीजन्स के बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला आता है बच्चों आपका रेनी सीजन, ठीक है। जुलाई में क्या होता है? मॉनसून होते हैं, ठीक है, बारिश आती है, पकोड़े खाते हैं, बिल्कुल। सो जुलाई में क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे आप क्या कनेक्ट करोगे? रेनी सीजन, ठीक है।
रेनी सीजन्स को हम किस नाम से जानते हैं? खारिफ क्रॉप। रेनी सीजन के अंदर जो क्रॉप हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं उसको अपन बोलते हैं खारिफ क्रॉप। ओके, अब देखो इसका पीरियड क्या है? फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक यहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, यानी कि किन क्रॉप्स का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है बच्चों? सो ज्वार हो गया, बाजरा, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन, टोबैको एटसेट्रा। ठीक है, सो यहाँ पे इन सभी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, पीरियड आपको ध्यान रखना है फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। और नाम क्या है इस सीजन का? वेल, रेनी सीजन। और कौन सी क्रॉप यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है? खारिफ क्रॉप। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे अपन दूसरे सीजन पे आते हैं, यानी कि अक्टूबर में क्या आती है? ठंड आती है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विंटर सीजन के अंदर। और विंटर सीजन के अंदर जो क्रॉप यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है उसको अपन बोलते हैं रबी क्रॉप। ठीक है, रबी क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स इंक्लूड होती हैं, एक बार इसको जरा समझिएगा। व्हीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पल्सेस, पोटैटोज एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि सर्दियों में इन सभी क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, सो अभी तक अपन ने दो सीजन के बारे में बात कर ली है, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। सो रेनी सीजन के अंदर कौन सी क्रॉप्स हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं? खारिफ क्रॉप्स। एंड विंटर सीजन में हम यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? रबी क्रॉप्स। ठीक है, सो और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीरियड। अगर आपको पीरियड याद रह गया तो फिर आप इजिली उसको कनेक्ट कर पाओगे। सो यहाँ पे अक्टूबर से मार्च तक आप क्या करते हो? रबी क्रॉप्स यहाँ पे प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, सो मार्च आते आते क्या हो जाता है? थोड़ी सी गर्मी का माहौल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारी कंट्री में। सो देखो फिर आती है हमारी थर्ड क्रॉप्स विच इज समर सीजन। ठीक है, समर सीजन में हमारी थर्ड क्रॉप का नाम क्या है? ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है, तो ज़ैद क्रॉप्स का जो पीरियड है वो कौन सा है? फ्रॉम मार्च टू जून। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कौन से टाइप की, मतलब कि यहाँ पे किन क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है? सो वाटरमेलन, टोरस, कुकुम्बर, लीफी एंड अदर वेजिटेबल्स एंड फ्लावरिंग। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्रॉप्स हैं उनका डिवीजन आपको समझना है, इनके पीरियड आपको ध्यान रखना है, साथ ही में ये किस सीजन से कनेक्टेड है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो इन ऑल अपन ने यहाँ पे 3 सीजन्स की बात करी है, उन तीनों ही सीजन्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर इन इंडिया। सो अब अपन यहाँ पे बात करते हैं बच्चों मल्टीपल क्रॉपिंग की। सो जैसा कि यहाँ पे नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब एक से काफी ज्यादा। सो काफी बार क्या होता है हमारी कंट्री के अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है। क्या होती है मल्टीपल क्रॉपिंग, इसको जरा समझिएगा। सो इट इज प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ क्रॉप ईयर। देखो क्रॉप ईयर के दौरान मतलब एक साल के दौरान एक ही उस लैंड पे आप एक से ज्यादा क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो। इसी वजह से इसको यहाँ पे हम मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा। तो उसी पीस ऑफ लैंड पे आप क्या कर रहे हो? ठीक है, आपने अपने सीजन का जो प्रोडक्शन था वो कर लिया, फिर उसके बाद में जैसे ही सीजन उसका गया फिर आपने दूसरा सीजन आया तो आपने दूसरा क्रॉप का यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। फिर वैसे जैसे ही वो वाला सीजन गया तो उसी लैंड को आपने यूज किया और थर्ड सीजन का जो प्रोडक्शन होता है वो आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हो गई साल भर के अंदर ये मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, नाउ अब अपन यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी फार्मिंग के बारे में। सो फार्मिंग प्रोवाइड्स एसेंशियल एमिनिटीज लाइक फूड फॉर द पीपल एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स। अब देखो फार्मिंग जो होती है वो एसेंशियल एमिनिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि खाना लोगों के लिए और फॉडर यानी कि चारा जानवरों के लिए। ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर। अब ये चीज जो है, ये जो सेंटेंस है ये हमने काफी बार देखा है कि देखो अभी अपन फार्मिंग के बारे में बात करें तो फार्मिंग क्या है? अपना प्राइमरी सेक्टर है, और प्राइमरी सेक्टर के अंदर बहुत से ऐसी चीजें हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं जो कि एज अ रॉ मटेरियल यूज की जाती है इनटू दी सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे हम काफी बार ऐसी बहुत सी चीजें प्रोड्यूस करते हैं जो कि एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं हम जिन्हें सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। जैसे सपोज हम यहाँ पे व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हीट को हम मॉडिफाई करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर उसके हम क्या बना देंगे? ब्रेड बना देंगे। हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर यानी कि फार्मिंग कर रहे हैं हम शुगर केन की, फिर उसको हम मॉडिफाई करके क्या बना देंगे? गुड़ बना देंगे या फिर शक्कर बना देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे शुगर केन क्या हो गई हमारा यहाँ पे ये हो गई रॉ मटेरियल। ओके बच्चों, सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिस एग्रीकल्चर को अपन आज देखते हैं तो पुराने जमाने में भी एग्रीकल्चर पैटर्न उसी तरीके का हुआ करता था। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंशिएंट एग्रीकल्चर के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि एंशिएंट टाइम में एग्रीकल्चर किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता था
और आज के टाइम में जो एग्रीकल्चर है वो किस तरीके से मॉडर्न हुआ है। वेल बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो यही है। आज अपन देखने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैरीड आउट इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट पीरियड। ठीक है, सो देखो पुराने टाइम में क्या होता था बच्चों, हमें ये चीज तो हमने अभी तक पढ़ ली है इस चैप्टर के अंदर कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा किस सेक्टर पे डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। करेक्ट, यानी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से आधे से ज्यादा लोग अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए किस पे डिपेंड करते थे, पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। ठीक है, तो एक चीज तो अपन ने ये देखी है। दूसरा एस्पेक्ट बच्चों अपन ने ये देखा है कि एग्रीकल्चर से जो जीडीपी का जो शेयर निकलता था, जीडीपी के लिए जो शेयर निकलता था एग्रीकल्चर से, वो बहुत ही कम होता था। फिर अपन ने इस चीज पे भी काफी चर्चा की थी कि भाई जब आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है तो कंट्रीब्यूशन इतना कम क्यों है, तो इसके ऊपर भी अपन ने काफी बात करी थी। ठीक है, अब देखो इसके पीछे का जो मेन रीजन है ना, बस वही आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। पर बच्चों देखो मेन रीजन क्या है कि जो टेक्निक हम यूज किया करते थे एग्रीकल्चर के लिए उस टाइम पे एंशिएंट पीरियड में, वो ऐसा था कि उससे प्रोडक्शन यानी कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो कभी ग्रो नहीं हो पा रही थी। ठीक है, वो इतनी ज्यादा ग्रो नहीं हो पा रही थी। वेल आज के टाइम में क्या है, मॉडर्नाइजेशन का जमाना है। ठीक है, पढ़ाई से लेकर के एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्री से लेकर के एवरीथिंग, सब चीजें कैसी हो चुकी है आज के टाइम में, मॉडर्न हो चुकी हैं। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करते हैं, अब हम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट होता है यानी कि बच्चों अपना जो प्रोडक्शन होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में आता है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को अपन थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ में समझने वाले हैं। ओके, चलिए। एंशिएंट फार्मर्स अडॉप्टेड क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग टू रीस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी। देखो हर किसान के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता था कि वो अपनी जमीन की जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को बरकरार बनाए रखे। ठीक है, अब वो किस तरीके से बरकरार बनाए रखेगा, अब जो कुछ भी है उसको अगर कमाना है तो इस जमीन से कमाना है, खेतीबाड़ी इसी जमीन पे करनी है, उसे जो करना है इसी जमीन से करना है। ठीक है, अब उसका पूरा ये दायित्व बनता है कि उस जमीन का वो अच्छे से ध्यान रखे। उस जमीन पे जो मिट्टी है, जिस मिट्टी से वो इतना कुछ कमा रहा है, उस मिट्टी का उसे ध्यान रखना है, यानी कि उस सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना है। अब बच्चों सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे किसान क्या करते थे, जो क्रॉपिंग करते थे ना उसके पैटर्न में थोड़ा सा वो क्या करते थे कि वेरिएशंस लेके आते थे। कैसा वेरिएशन लेके आते थे, एक होता है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, यानी कि सबसे पहले एक पर्टिकुलर क्रॉप यहाँ पे प्रोड्यूस कर ली, फिर थोड़ा टाइम का गैप लेके आ गए, फिर दूसरे टाइप की क्रॉप यहाँ पे प्रोड्यूस कर ली, फिर थोड़ा सा गैप लेके आ गए, फिर तीसरे टाइप की, यानी कि जो क्रॉप होती थी ना वो रोटेशन के अंदर होती थी। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरी चीज है इंटरक्रॉपिंग। देखो इंटरक्रॉपिंग क्या होती है कि एक तरफ अपन ने सबसे पहले क्या उगा ली भाई, उसी लैंड पे अपन ने दाल उगा ली, फिर उसके बाद में उसी लैंड पे अपन ने फलियां उगा ली। ठीक है, फिर उसी लैंड पे अपन ने किसी और चीज का प्रोडक्शन कर लिया, हमने फॉडर का प्रोडक्शन कर लिया, चारा वगैरह। ठीक है, तो हम क्या करें, इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, अलग अलग चीजें हम एक ही लैंड पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे होता ये है बच्चों कि इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना वो मेंटेन रहती है। ठीक है, तो वहां पे एंशिएंट टाइम के अंदर जो हमारे फार्मर्स थे वो इन दोनों ही चीजों पे रिलाई करते थे। सबसे पहला क्या था, क्रॉप रोटेशन, और दूसरा क्या है बच्चों, इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, मिक्स्ड और इंटरक्रॉपिंग विद लेग्यूम्स इन सीरियल्स एंड ऑयल सीड्स कल्टीवेशंस वर वाइडली प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब यहाँ पे जब अपन इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं तो बच्चों लेग्यूम्स होता है फलियां। ठीक है, अब जैसे मटर होती है, ठीक है, बीन्स होती हैं, तो ये सब क्या है, ये सब फली हैं, ये सब लेग्यूम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटरक्रॉपिंग क्या था, इंटरक्रॉपिंग था लेग्यूम्स और सीरियल्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे एक बार या फलियां उगा रही हैं, फिर उसके बाद में कोई सीरियल उगा लिया, फिर उसके बाद में किसी और तरीके का प्रोडक्शन कर लिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कुल मिलाकर के यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग हो रही है, सेम तरीके का क्रॉप यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके, एंड ऑयल सीड्स कल्टीवेशन वर वाइडली प्रैक्टिस। All these practice adopted in ancient time are now being recommended today under the organic farming concept। देखो अभी क्या है कि देखो हमने पुराने जमाने में जितने अपन ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स से काफी बार सुनते हैं कि भाई उनके जमाने में क्या था कि सभी चीजें बहुत ज्यादा प्योर थी। ठीक है, घी से लेकर के, अनाज से लेकर के, सारी फल सब्जियों से लेकर के, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वाज सो प्योर कि क्योंकि देखो उस टाइम पे लोगों के पास में ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए होता नहीं था। ठीक है, वो किस पे पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करते थे, वो पूरी तरीके से जो ये ग्रेन्स होते हैं इसी पे डिपेंड करते थे। ठीक है, और वो इतने प्योर हुआ करते थे उस टाइम के ग्रेन्स की वो भले ही उसके लिए कुछ और भी ना खाएं, मतलब अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के लिए भले ही दूसरी चीजों को कंज्यूम ना करें, लेकिन उनकी बॉडी में किसी तरीके की कमी नहीं होती थी। क्यों ऐसा क्यों होता था बच्चों, क्योंकि
उस टाइम पे जो फूड ग्रेन्स वो कंज्यूम करते थे, जो ग्रीन वेजिटेबल्स जो वो लोग कंज्यूम करते थे, तो उसके अंदर सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते थे, ठीक है। अभी आज के टाइम में क्या हो गया है कि आज के टाइम में हर चीज के अंदर मिलावट है। अभी रिसेंट टाइम के अंदर क्या होता है बच्चों कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है तो इसमें भी काफी सारे केमिकल्स का यूज लिया जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज लिया जाता है। फल सब्जियों को हरा बनाने के लिए क्या करना जाता है कि केमिकल्स इन पे छिड़का जाता है, फिर फ्रूट्स के अंदर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उन्हें जल्दी पकाने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के जो प्योरिटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ठीक है। प्योरिटी के खत्म होने की वजह से क्या हो गया है कि बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। जितने बेनिफिट्स हैं उस पर्टिकुलर फूड में उतने बेनिफिट्स हमें हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहे हैं, हमें सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने पड़ रहे हैं, ठीक है। हमें विटामिन्स के लिए फ्रूट्स खाने पड़ रहे हैं, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके हमें सब्स्टिट्यूट्स मतलब ढूंढने पड़ रहे हैं। हमें मल्टीविटामिन लेनी पड़ रही है, हमें विटामिन डी की गोलियां लेनी पड़ रही है। क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि वो चीज हमें अब फूड से प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। देखो इसके लिए अब हुआ क्या है कि एक अलग कॉन्सेप्ट आज के टाइम में तैयार होता जा रहा है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या होता है बच्चों, जो भी यहाँ पे फल सब्जियां जो भी उगाई जाती हैं वो बहुत ही एकदम मतलब ऐसे कह लो कि बिना केमिकल्स के होती हैं, ठीक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक होती हैं। लेकिन इनकी जो प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं, ठीक है। सो जो पुराने जमाने में जिस प्रैक्टिस को हमारे एंशिएंट फार्मर्स इतने समय से चलाते आ रहे थे, अभी वो प्रैक्टिस को दोबारा से लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से। ओके सो देखो हुआ क्या है, कुल मिलाकर के हम वापस से कहाँ पे आ गए हैं, घूम फिर के वापस से वो जो एंशिएंट फार्मर्स थे उनकी जो टेक्निक थी हम कुल मिलाकर के उस पे आ चुके हैं, ठीक है। सो बच्चों ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या हो रहा है, हमें ऐसा खाना मिल रहा है, ऐसे हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, ग्रेन्स मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री है, ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि जो प्रैक्टिस उस टाइम में की जाती थी आज के टाइम में उसे वापस से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, और उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के कॉन्सेप्ट से सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए नाउ ट्रेडिशनल फार्मिंग एडर्स टू द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द एग्रीकल्चर। अब देखो जिस ट्रेडिशनल फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर जो हमारे एंशिएंट फार्मर्स होते थे उनके ना क्या मेथड्स होते थे, मतलब टिपिकल टाइप का ट्रेडिशनल मेथड वो लोग फॉलो करते थे, ठीक है। उसके अंदर क्या होता था कि भाई देखो इनके पास में किसी तरीके की मशीन्स होती नहीं थी, ठीक है। सीड्स भी ऐसा नहीं था कि HYV सीड्स इनके पास में है नहीं है, ठीक है। सो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करते थे, रेनफॉल पे डिपेंड करते थे इरिगेशन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी थी तो उसके पर्क्स उनको कुछ मिल जाते थे, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि हमारे जो एंशिएंट फार्मर्स थे वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करते थे बच्चों, ट्रेडिशनल मेथड पे डिपेंड करते थे, ओके। ऑन द अदर हैंड मॉडर्न फार्मिंग एक्सपेरिमेंट्स विद द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। वहीं जब अपन मॉडर्न मेथड की बात करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग की बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे क्या यूज लेने लग गए हैं हम, एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे हम यूज लेने लग गए, जिससे कि कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमें मिलता है, ओके। चलिए अब आगे और देखते हैं। अब सबसे पहले अपन ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर किन किन चीजों के बारे में बात करनी है इसको अपन समझते हैं। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग आर एज फॉलोज। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले बच्चों, ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो यूज ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स इन एग्रीकल्चर। देखो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि भाई आप जब जमीन वगैरह तैयार कर लेते हो उसके बाद में आप बीज डालते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जिस टाइप का ये लोग बीज यूज किया करते थे वो कौन सा टाइप था बच्चों, बिल्कुल ट्रेडिशनल सीड्स थे, ठीक है। कोई HYV सीड्स नहीं, कोई नई टेक्निक के सीड्स नहीं, बिल्कुल ट्रेडिशनल सीड्स हुआ करते थे। लेस इरिगेशन रिक्वायर्ड। अब उस टाइम पे क्या था कि क्योंकि देखो सॉइल के अंदर अपने आप में इतनी फर्टिलिटी थी, मतलब सॉइल इतना फर्टाइल था, जो हमारा वाटर लेवल जो था ना, अंडर वाटर टेबल जो थी वो हमारी इतनी ऊपर थी कि भाई इतना ज्यादा इरिगेशन की उस टाइम पे जरूरत ही नहीं पड़ती थी। रेनफॉल पे डिपेंड करते थे और जितनी बारिश हो जाती थी वो बहुत मतलब काफी रहती थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है कि आज के टाइम में ये चीज बिल्कुल खत्म हो गई। हमारा जो वाटर टेबल है वो बहुत नीचे चला गया है, अंडर वाटर टेबल है ना, उसका जो लेवल है वो बहुत ही नीचे चला गया है। बारिश प्रॉपर होती नहीं है, होती है तो इतनी होती है कि मतलब रुकती नहीं है, पूरी फसल खराब हो जाती है, और नहीं होती है तो इतनी कम होती है कि पूरा सूखा पड़ जाता है। तो उसके लिए अब यहाँ पे क्या प्रैक्टिस में लेके आए हैं भाई, नई नई इरिगेशन फैसिलिटीज या नई नई इरिगेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस में लेके आए हैं, करेक्ट। फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं बच्चों यूज ऑफ काउ डंग और अदर नेचुरल मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर्स। अब देखो खाद के लिए है ना, खाद के लिए ये लोग क्या यूज किया करते थे, काउ डंग, ठीक है, या फिर कोई नेचुरल मैन्योर एज अ फर्टिलाइजर ये यूज किया करते थे। यूज ऑफ ट्रेडिशनल प्लो। अब देखो अपने उसको लैंड को जोतने के लिए ये लोग किस तरीके का प्लो यूज करते थे, इस तरीके का, ठीक है, मतलब इस तरीके से ये अपने जो इनकी जमीन होती थी उसको प्लो करते थे, ठीक है।
अब यहाँ पे अब आज के टाइम में क्या है बच्चों, अब ट्रैक्टर्स का यूज ले रहे हैं हमारे जो फार्मर्स हैं, करेक्ट। इरिगेशन फ्रॉम वेल्स, रिवर्स, राहट एंड पॉन्ड। अब इरिगेशन जो हुआ करता था वो कहाँ कहाँ से हुआ करता था, क्या क्या सोर्सेस थे, रिवर हो गई, राहट हो गई, पॉन्ड, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेस हुआ करते थे फॉर इरिगेशन। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे अपन आते हैं नए जमाने में। ये तो सारी बातें थी पुराने जमाने की, ठीक है, एंशिएंट टाइम की, ट्रेडिशनल टाइम की। तो सारी चीजें अपन ने ट्रेडिशनल मेथड की देखी। देखो यहाँ पे क्या है, ये ड्रोन वगैरह का आज के टाइम में यूज लेने लग गए हैं, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग के अंदर। अब और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है मॉडर्न फार्मिंग के अंदर जो कि आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, यूज ऑफ हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स इन एग्रीकल्चर। HYV सीड्स का सबसे पहले यहाँ पे यूज लिया जाता है, ठीक है। तो मतलब जो फर्स्ट स्टेप है बच्चों वही क्या है, वही अपने आप में एक नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। मोर इरिगेशन रिक्वायर्ड। अब क्या हुआ है बच्चों की अपना जो अंडर वाटर टेबल है वो बहुत ही ज्यादा नीचे चली गई है, इस वजह से यहाँ पे इरिगेशन की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब देखो ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने की तरह कोई मेन्योर बनाने के लिए कोई काउ डंग या कोई ऐसा मतलब जो डोमेस्टिक मेन्योर होता है उसको यूज कर लिया जाए एज अ फर्टिलाइजर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या है बच्चों, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज लिया जाता है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का यूज लिया जाता है, मशीनों का यहाँ पे यूज लिया जाता है, ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, ओके। इरिगेशन थ्रू ट्यूबवेल्स एंड पंपिंग सेट्स। अब यहाँ पे इरिगेशन भी जो फॉलो होता है वो किसके थ्रू होता है, ट्यूबवेल्स के थ्रू और पंपिंग सेट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये सभी जो टेक्निक है ये सब कहाँ पे यूज ली जाती है बच्चों, मॉडर्न फार्मिंग के अंदर ये सारी टेक्निक यूज ली जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपसे काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न फार्मिंग एंड व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। तो उसके अंदर आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। काफी बार आपके सामने ऐसा भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये, काफी बार 5 या 6 नंबर का। तो उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है कि एक तरफ आपको ट्रेडिशनल फार्मिंग एक्सप्लेन करनी होती है और दूसरी तरफ आपको मॉडर्न फार्मिंग एक्सप्लेन करनी होती है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको वहां पे क्रिएट करना पड़ता है। तो इसी वजह से ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। फिर बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर अपन ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इसको समझेंगे अपन एक स्टोरी की तरीके से, ठीक है। देखो क्या था कि इंडिया में एक टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करें इसलिए मैंने पेन का कलर भी ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या था कि इंडिया में एक टाइम पे हम बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं थे, किस चीज के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। तो हम किस पे डिपेंड करते थे बच्चों, दूसरे कंट्रीज पे हम डिपेंड करते थे फूड ग्रेन्स के लिए भी, ठीक है। एसेंशियल फूड ग्रेन्स जो होते हैं ना, जो कि हमको सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं सर्वाइवल के लिए, उन चीजों के ऊपर भी हम किस पे डिपेंड करते थे, दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड करते थे, ठीक है। फिर दूसरी कंट्रीज भी चलो ठीक है हमको मतलब हम हमारे को दे देते थे फूड ग्रेन्स वगैरह, चलो ठीक है दे देते हैं कोई बात। लेकिन फिर धीरे धीरे हुआ ये कि यूएसए से हम क्या कर रहे थे, यूएसए से हम डील कर रहे थे कि भाई आप हमें क्या करोगे, आप हमें फूड ग्रेन्स दिया करोगे, ठीक है, और बाकी चीजें जो भी आपको जरूरत है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, डन, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो उस टाइम पे यूएसए ने इंडिया से कहा कि अगर आप ये लड़ाई अभी यहाँ पे नहीं रोकते हो, यानी कि आप अगर पाकिस्तान से इस लड़ाई को अभी नहीं रोकते हो तो हम आपको फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा धक्का इंडिया को कब लगा बच्चों, दूसरा धक्का इंडिया को तब लगा जब इंडिया एज यूजुअल जब फूड ग्रेन्स उनसे मांगती थी, मतलब उनसे ट्रेड करती थी, तो उन्होंने क्या करा, एक बार बहुत ही कोर्स यानी कि बहुत ही चीप क्वालिटी के जो फूड ग्रेन्स थे वो हमको भेज दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये 2 इंसिडेंट हो गए तब फिर इंडिया का मतलब खून खौला। यहाँ के लोगों ने सोचा कि यार नहीं, हम मतलब कब तक हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे यार, और क्यों रहना है जब हमारे पास में सब चीजें हैं, हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, हमारे पास में लेबर है, हमारे पास में क्या है, थोड़ा सा नॉलेज की कमी है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब सबने ये सोचा कि यार नहीं, इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद मतलब आत्मनिर्भर हमें बनना पड़ेगा, हमें खुद को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तब सबने यहाँ पे क्या चीज एक्सेप्ट करी थी बच्चों, मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग को यहाँ पे एक्सेप्ट किया था। और जैसे ही मॉडर्न टेक्निक को एक्सेप्ट किया तो हमने क्या बदलाव देखा कि हम वीट और राइस का जो प्रोडक्शन है उसको हम भरपूर मात्रा में कर पा रहे हैं, और इतना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कि अब ये नौबत आ गई है कि अब हम दूसरे कंट्रीज को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, ठीक है। और इसी को अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों, इसी को अपन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी होगी स्टोरी। बस आपको पहले क्या करना है कि
आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई इंडिया के साथ में हुआ क्या था, क्यों इंडिया को ये मोटिवेशन मिला कि नहीं यार हमें तो अब सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, मतलब पूरा पूरा खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा हुआ क्या था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो ये सारी चीजें आप यहाँ देख लोगे। ओके, सो द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। अच्छा, अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो सिर्फ 2 फूड ग्रेन्स जो हैं हमारे इसमें स्पेसिफिकली एम्फेसाइज इन्हीं उस पे किया था, फूड ग्रेन्स पे किया था। एक था व्हीट और दूसरा था राइस, ठीक है। सो इन इंडिया इन दी 1960s एज इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। सो व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन था 1960s के अंदर वो बहुत ज्यादा हुआ था हमारी कंट्री के अंदर, और इसी को अपन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों ये जो प्रोडक्शन इतनी ज्यादा मात्रा में हुआ था, ये हुआ कैसे था? ये हुआ इसलिए था क्योंकि हमने मॉडर्न टेक्निक को यूज करने लगे थे। पहले तो क्या करते थे बच्चों, अपन पहले ना ट्रेडिशनल टेक्निक को हम यूज करते थे, और ट्रेडिशनल टेक्निक में क्या होता था कि ठीक है हम रेनफॉल पे डिपेंड कर रहे हैं, नहीं तो हमारा जो वाटर टेबल लेवल था वो भी काफी ऊपर था, तो वो चीज भी इरिगेशन में हेल्प कर जाती थी। और दूसरी चीज ये थी कि हमको इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई अपन यहाँ पे मशीन का भी यूज ले सकते हैं, या फिर अपन किसी और चीज और इंस्ट्रूमेंट का भी यूज ले सकते हैं खेती बाड़ी को आसान बनाने के लिए, ठीक है। अपने पास में किसी भी तरीके के मतलब HIV सीड्स नहीं थे, है ना, मतलब हाई क्वालिटी के सीड्स नहीं थे, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं थे, कोई किसी भी तरीके के केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें नहीं थी, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा जो प्रोडक्शन भी निकल के आता था वो बहुत ही लो हुआ करता था। फिर एकदम से जैसे ही हमने मॉडर्न टेक्निक एक्सेप्ट करी, उससे हुआ क्या कि हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था। ओके, नाउ इट कुड हैपन ओइंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया, ठीक है। तो अब ये हुआ कैसे था, क्योंकि इंडिया ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो है इसको एक्सेप्ट किया था, सच एज यूज ऑफ HYV सीड्स। अब देखो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है बच्चों? सबसे पहले सीड्स आते हैं, तो सीड्स कौन से हैं? हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स हैं। उसके बाद में वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। अब यहाँ पे क्या था, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे इन्वेंशन हो चुका था, तो अब सभी फार्मर्स क्या करते थे कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अपने बड़े बड़े खेत जो होते थे उन सब में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पावर की हेल्प से वाटर को सप्लाई करते थे, ट्यूबवेल वगैरह से वाटर को सप्लाई करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेल इरिगेशन सिस्टम आ गया था, ठीक है। सबसे पहले सीड्स की बात करी, फिर इरिगेशन सिस्टम, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल, ठीक है, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो फिर हमने यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करना हमने स्टार्ट किया। फिर फार्म मशीनरीज को हमने यूज करना स्टार्ट किया। तो जब हमने इन सभी चीजों का स्टार्ट किया तो हमारा जो प्रोडक्शन था वो भरपूर मात्रा में होने लग गया था। ओके, नाउ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब अपन ग्रीन रेवोल्यूशन के जो भी पॉजिटिव इंपैक्ट थे एक बार इनको समझते हैं, ठीक है। सो इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत मतलब एक कह सकते हो कि मतलब एक ऐसी ग्रोथ देखने को मिली थी, ठीक है। सो इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो अब यहाँ पे जैसे ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ा तो वैसे ही एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी थी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ी थी बच्चों? देखो ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई थी उस पॉइंट पे, क्योंकि गांव में क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन की हो रहा है, अब गांव से शहरों में तक भी तो लेके जाना है, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी। फिर ट्रेडिंग के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज थी। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जैसे ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ा था वैसे ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी अपनी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। स्ट्रेंथनिंग द लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब देखो बच्चों हुआ क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन से कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच का जो लिंक था ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को कहां से मिल रहा था बच्चों? एग्रीकल्चर से मिल रहा था। तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द फार्मर्स एज मार्केट ओरिएंटेड। अब देखो पहले की कंडीशन क्या थी, जब हम ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते थे तो उस पॉइंट पे हमारे जो फार्मर्स हुआ करते थे वो जो खेतीबाड़ी करते थे वो सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल के लिए करते थे, यानी कि सेल्फ कंजम्पशन लेवल के लिए वो खेतीबाड़ी करते थे। अब चाहे वो कितने भी एफर्ट्स लगाएं, उनका जो प्रोडक्शन निकल के आता था वो इतना ही होता था, ठीक है, कि वो खुद का और खुद की फैमिली का वो गुजारा कर सकें। लेकिन अब क्योंकि इतना ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया है तो सभी फार्मर्स का जो सोचने समझने की जो क्षमता थी वो बिल्कुल फ्लिप हो चुकी थी। यानी कि अब फार्मर्स को ऐसा लगता था कि यार सब्सिस्टेंस के लिए तो चलो ठीक है हो गया है, लेकिन अब क्यों ना इसको मार्केट में बेचा जाए, क्यों ना अपनी अर्निंग्स को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे सभी फार्मर्स कैसे हो गए थे बच्चों? मार्केट ओरिएंटेड हो चुके थे।
ठीक है, पहले कैसे थे, पहले सिर्फ सब्सिस्टेंस के बारे में सोचते थे और अब ये लोग मार्केट ओरिएंटेड हो चुके थे। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो कि कैसे हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन के। ठीक है, सबसे पहला क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज हुआ था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी थी, फिर इंडस्ट्रीज और किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर जो लिंक है वो काफी बढ़ गया था। फिर फोर्थ ये है कि फार्मर्स जो था उन्होंने अपना ओरिएंट वो बदल दिया था, ओरिएंट उन्होंने अपना क्या कर लिया था, उन्होंने मार्केट ओरिएंटेड थॉट अपने दिमाग में ला लिया था। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गए सारे पॉजिटिव पॉइंट। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, क्योंकि देखो किसी भी चीज को जब हम यूज करना स्टार्ट करते हैं, जब अपनी लाइफ में भी हम कुछ नया करते हैं, तो हर चीज के पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं और साथ ही साथ कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, हम हमेशा जब भी कोई चीज पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे अभी अपन ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, कोई भी एक्ट अपन पढ़ते हैं या फिर कोई भी ऐसे प्रोग्राम के बारे में अपन बात करते हैं, तो उसके ना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन साथ ही में उसके बहुत से नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, अब वैसे ही बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन का भी नेगेटिव एस्पेक्ट था, और ग्रीन रेवोल्यूशन का जो नेगेटिव एस्पेक्ट था वो ये था कि सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म होती जा रही थी। पहले क्या हो रहा था कि पहले ट्रेडिशनल तरीके से जो खेती बाड़ी होती थी उसमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके का केमिकल का यूज नहीं लिया जाता था, कुछ मतलब एकदम ऑर्गेनिक तरीके से खेती बाड़ी होती थी। ठीक है, मतलब सब्जियां भी एकदम ऑर्गेनिक फील देती थी, फ्रूट्स एकदम ऑर्गेनिक, जो धान होते थे, जो फूड ग्रेन्स वगैरह होते थे वो बिल्कुल ऑर्गेनिक। लेकिन अब क्या था कि प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, हम केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, नो डाउट प्रोडक्शन हमारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, हमारी बॉडी पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी बॉडी में डिजीजेस पनपने लग गई। चलो ये तो हो गई ह्यूमंस की बात, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम होने लग गई। इसीलिए आज के टाइम पे लोग अब वापस किस ट्रेंड को फॉलो करने जा रहे हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग को फॉलो करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अब आज के टाइम पे लोग ज्यादा से ज्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव इसका जो पॉइंट था वो ये था कि लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी थी बच्चों वो काफी ज्यादा अब गिरती जा रही थी। ठीक है, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। अब देखो पहले के टाइम पे क्या था, ट्रेडिशनल टाइम पे, कि हमारा जो वाटर टेबल थी वो बहुत मतलब अच्छी खासी ऊपर तक थी। ठीक है, तो इरिगेशन से और वाटर टेबल से काम चल जाता था और अच्छी मतलब फसल ठीक ठाक हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि हम धीरे धीरे हम क्रॉपिंग के पैटर्न को हम बदलते जा रहे हैं, तो इस वजह से हुआ क्या कि वाटर टेबल पे इसका बहुत इंपैक्ट पड़ा और वाटर टेबल जो थी वो हमारी काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। ठीक है, इंक्रीज द रीजनल डिस्पैरिटी। अब देखो रीजनल डिस्पैरिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जैसे ना ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था बच्चों, वो जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज में, तो वहां पे ज्यादा देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे एरियाज थे जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन अभी तक नहीं पहुंचा था। तो इससे हुआ क्या, इससे डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, इससे ना रीजनल आपस में रीजन्स में डिस्पैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। फोर्थ इंपैक्ट है इसका इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज काफी बढ़ गई थी। अब इसके पीछे का भी रीजन यही है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन भी यही है कि हमारे जो लोग हैं, कुछ तो ऐसे किसान हैं जो कि बहुत कमा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में क्या, उनके पास में पैसा है, तो वो मॉडर्न टेक्निक को यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसे किसान हैं बेचारे जिनके पास में बिल्कुल पैसा नहीं है, तो वो इन मॉडर्न टेक्निक्स को यूज कर नहीं पा रहे, तो उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है। तो इनइक्वालिटी कुछ हद तक ऐसे भी वहां पे बढ़ने लग गई थी। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या देख लिया बच्चों, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख लिया ग्रीन रेवोल्यूशन का और नेगेटिव एस्पेक्ट भी अपन ने देख लिए ग्रीन रेवोल्यूशन के। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं बच्चों लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। देखो हम पालमपुर के अंदर है और पालमपुर में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है फार्मर्स के बीच में वो किस तरीके से हुआ है, तो इसको भी जरा समझो आप। सो स्मॉल लैंड्स आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। जो छोटे साइज ऑफ लैंड है वो उनको कौन कल्टिवेट करता है, स्मॉल फार्मर्स उन्हें कल्टिवेट करते हैं। ऑन द अनदर हैंड more than half area of the village is covered by plots that are quite large in size। मतलब अगर आप अपनी बुक के अंदर देखोगे तो बुक के अंदर आपको एक फोटो दिखेगी, ठीक है, ग्रीन कलर की, मतलब ऐसे प्लॉट्स बने हुए हैं, उसमें काफी ज्यादा उसके अंदर डिवीजन है। तो उसके अंदर आप देखोगे कि जो बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, ठीक है, वो उनके मालिक कौन है, मतलब हमारे पालमपुर के अंदर विलेज के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें आधे से ज्यादा लोगों के पास में वो बड़े बड़े लैंड्स हैं। ठीक है, इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। ठीक है, पालमपुर के अंदर 60 फैमिलीज हैं जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स की है। हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड, जो कि सिर्फ इतने से लोग कितना कल्टिवेट कर रहे हैं, 2 हेक्टर ऑफ लैंड कल्टिवेट कर रहे हैं। A few of large farmers have land extending over 10 हेक्टर और मोर। अब कुछ तो फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास में 10 हेक्टर या उससे भी ज्यादा लैंड
है, ठीक है, लैंड एरिया इनके पास में है। नाउ विल द लैंड सस्टेन, अब देखो काफी बार क्वेश्चन आपके ये भी आता है कि जो लैंड है क्या ये सस्टेन कर पाएगा। भाई अब अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया कि भाई जो गरीब किसान है, जो छोटे किसान है, उनके पास में छोटा लैंड है, ठीक है, जिनके पास में जमीन ही नहीं है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं बड़े किसानों पे। ओके ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने जो पैटर्न है वो समझ लिया है, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि जो लैंड है क्या वो सस्टेन कर पाएगा इस तरीके से, यानी कि जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास में स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, जो ज्यादा जो फार्मर्स हैं, जो लार्ज फार्मर्स हैं, जो बड़े फार्मर्स हैं, उनके पास में बड़े लैंड मतलब बड़े पीस ऑफ लैंड्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्पैरिटी तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज विल द लैंड सस्टेन, सो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, जो जमीन होती है वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज, अब ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resources base, ठीक है। तो देखो साइंटिफिकली इस चीज को हमने मतलब इस चीज को हम क्लैरिफाई कर पाए हैं कि मॉडर्न फार्मिंग की वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम ओवर यूज करने जा रहे हैं, मतलब जितना हमें नहीं करना चाहिए उससे काफी ज्यादा हम उसे यूज कर रहे हैं। और एक तरीके से ओवर यूज जो ये होता है, ये क्या होता है, ये एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। In many areas, green revolution is associated with loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. अब बहुत सी जगहों पे क्या हुआ है कि जिस तरीके से हम ये फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, तो इससे ना सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा कम हुई है, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से सॉइल फर्टिलिटी बहुत ज्यादा खत्म होने लगी है। Also, continuous use of groundwater for tube well irrigation has reduced the water table below the ground. अब जिस तरीके से अपन कंटिन्यू क्या कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, हम जिस तरीके से ग्राउंड वाटर का यूज ले रहे हैं ट्यूबवेल वगैरह से, तो उससे हो क्या रहा है, जो हमारा वाटर टेबल जो है, अंडर वाटर टेबल हमारी बहुत ही नीचे जाती जा रही है, ठीक है। इससे कि ड्रॉट की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। एक टाइम ऐसा था जब ट्रेडिशनल फार्मिंग हम करते थे, ट्रेडिशनल मेथड से जब हम फार्मिंग करते थे, तो उस पॉइंट पे क्या था कि ग्राउंड वाटर टेबल जो था वो हमारा बहुत ऊपर था, ठीक है, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब ट्यूबवेल से हम जो ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर खींचते हैं, तो उससे जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, विच इज वेरी मच अ सीरियस थिंग टू टॉक अबाउट। ओके वेल बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, विच इज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसको अपन समराइज करने वाले हैं। अगर आपका कोई भी पोर्शन पिछले वीडियोस के अंदर अगर छूटा है तो डोंट वरी, आपका सारा का सारा पोर्शन इस वीडियो में एक सिंगल वीडियो के अंदर कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक लग के बैठ के देखना है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम पूरे चैप्टर को, ठीक है, तो आपका अगर कुछ भी छूटा हुआ है तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखो, हमने क्या देखा था कि पालमपुर क्या है बच्चों, पालमपुर एक गांव है, ठीक है। इसको अपन ने एक हाइपोथेटिकल विलेज की तरीके से देखा था कि मतलब हाँ एक ऐसा गांव है जो कि हमने हमारी इमेजिनेशंस में क्रिएट किया है, ठीक है। अब इस गांव के अंदर क्या है, बहुत से लोग रहते हैं, काफी सारे लोग फार्मिंग से जुड़े हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी काफी अच्छा है, ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गई, यहाँ पे जो बाकी सारी सर्विसेज है वो भी काफी अच्छी हैं, स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, बच्चों के लिए काफी सारी सुविधाएं हैं। तो मतलब ये जो विलेज है एक तरीके से, यहाँ पे हमने बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब क्या क्या हमने पढ़ा था ये सब अभी अपन देखते हैं। देखो, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर हम यहाँ पे किसी भी गांव को कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, तो गांव में क्या होता है, एग्रीकल्चर ज्यादा होता है ना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग किससे जुड़े हुए होते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं, प्रोडक्शन से जुड़े हुए होते हैं। अब जब हम बात करते हैं बच्चों प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये फैक्टर्स जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं भाई, कुछ तो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं और कुछ मैन मेड फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको अपन समझते हैं। देखो फैक्टर्स कौन क्या होती है, एक बार इसके बारे में जरा समझिए। सो द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स वो चीज होती है जो कि प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, अफेक्ट इन द पॉजिटिव सेंस, ओके, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। देखो यहाँ पे हमको एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले फैक्टर कौन सा है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, दैट इज लैंड, ओके।
अगर हमारे पास में अ पीस ऑफ लैंड अवेलेबल है तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम वहां पे एग्रीकल्चर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हमारे पास में क्या है कि चलो ठीक है, लैंड हमारे पास में अवेलेबल है, अब उस लैंड पे काम करने के लिए भी हमारे अंडर में क्या होनी चाहिए, लेबर होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ हमारे पास में मशीन्स होनी चाहिए, कुछ हमारे पास में टूल्स होने चाहिए, कुछ इनपुट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारे पास में क्या होना चाहिए, फिजिकल कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं प्रोडक्शन के अंदर बच्चों, एज अ फैक्टर। ओके, सो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल के बारे में। ओके, अब इसका मतलब क्या है? सो प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ पर्सन नीड्स। यानी कि यहाँ पे जिस भी व्यक्ति को जो जो भी जरूरतें होती है उसकी, ठीक है, वो जरूरतें उस तक कैसे पहुंचती हैं, प्रोडक्शन के थ्रू पहुंचती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर किन चीजों का होता है बच्चों, गुड्स का होता है, सर्विसेज का होता है, ठीक है। सो सभी लोगों के पास में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचती हैं वो एक पूरे के पूरे प्रोसेस से बन करके तैयार होती हैं, फिर उसके बाद में पहुंचती हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है ये और कुछ नहीं, हम इसे ही प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जिन फैक्टर्स की अपन ने बात करी है बच्चों, उनको थोड़ा सा अपन डीपली समझते हैं। देखो, अपन ने बात करी सबसे पहला फैक्टर की लैंड, ठीक है। तो लैंड क्या, एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। सो इट इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स रिक्वायर्ड एज एन इनपुट इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। इट इज फिक्स्ड इन नेचर। देखो, अब चाहे आप कोई इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको जमीन की जरूरत है, ठीक है। या आप कोई खेती बाड़ी करने का सोच रहे हो तो वहां पे भी आपको जमीन की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे अपने घर में भी कुछ स्टार्टअप करने का सोच रहे हो तो वहां पे भी आपको स्पेस की जरूरत है, आपको जमीन की जरूरत है, ठीक है। तो लैंड एक ऐसा फैक्टर है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। चाहे प्रोडक्शन किसी भी तरीके का हो, एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्शन हम करते हैं, कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उसके अंदर भी प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है बच्चों, लैंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों लेबर के बारे में। तो लेबर क्या होती है, इट मींस फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट, ठीक है। लेबर यानी कि फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। फिजिकली यानी क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है वो प्रेजेंटली वहां मतलब फिजिकली प्रेजेंट होगी वहां पे, ठीक है, और फिर अपने हाथों से अपने दिमाग से वहां पे क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। तो वो बंदा जो है, जो लेबर है, वो फिजिकली भी वहां पे प्रेजेंट है और मेंटली भी वहां पे प्रेजेंट है, तभी वो क्या कर पाएगा, तभी वो पूरे पोटेंशियल के साथ में अपना काम कर पाएगा, पूरी एफिशिएंसी के साथ में जो अपना काम है वो कर पाएगा और प्रोडक्शन को आगे बढ़ा पाएगा। ओके, सो इट मींस फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट पुट इन बाय द ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं बेसिकली कि उनके पास में जितने भी इनपुट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सबको मिला देते हैं और फिर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग भी यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहा है, एक तरीके से इनपुट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक लैंड दे दिया, अब आपको बोल दिया कि चलो ठीक है अब यहाँ पे खेती करो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। उस लैंड को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर वहां पे बीज डालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में वहां पे पानी देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसके अंदर कुछ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स डालने पड़ेंगे, फिर जब फसल होगी तो उन फसल को काटना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे फिजिकल लेबर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही में मेंटली प्रिपेयर्ड होना भी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर हमने किस बारे में बात करी बच्चों, लैंड के बारे में, और उसके बाद में अपन ने बात करी यहाँ पे लेबर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि आगे अपने पास में क्या है। चलिए, तो देखो यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स जो कि जिनके बारे में अभी अपन ने बात करी थी, उसके अंदर आता है सबसे पहला फिजिकल कैपिटल, ठीक है। देखो कैपिटल क्या होता है, पहले इसको जरा समझिए। हमने अभी थोड़ी सी देर पहले देखा था कि फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो क्या होता है कैपिटल, देखो हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है वो हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार मैम ने तो एक लाइन में बता दिया कि हाँ ठीक है ये डेफिनेशन हुई, लेकिन हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो डोंट वरी, मैं अभी समझाती हूँ। देखो, अगर मुझे आज मेरे बिजनेस को बढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिएगी, और ज्यादा मशीन्स चाहिएगी। अब मशीन्स लाने के लिए, मशीन को मेरे को अपने प्लांट में लगाने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी बच्चों, मनी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मनी यहाँ पे मेरे लिए क्या होगा, एक तरीके का कैपिटल की तरह रोल प्ले करेगा, ठीक है। मनी से मैं मशीन खरीद पाऊंगी, तो मशीन भी यहाँ पे क्या है बच्चों, एक तरीके से मेरे लिए कैपिटल है, क्योंकि मनी हो गई, मशीन हो गई, लेबर हो गई, ये सब क्या कर रही है, मेरे प्रोडक्शन को आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज कैपिटल। नाउ अब कैपिटल देखो यहाँ पे बच्चों फिजिकल कैपिटल होता है, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल होता है और वर्किंग कैपिटल होता है।
सो फिजिकल कैपिटल क्या होता है, इसको जरा समझिए. इट मीन्स वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट अ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सच एज टूल्स एंड द रॉ मटेरियल्स. ठीक है, तो देखो इसको आप कैसे याद रखोगे बच्चों, यहाँ पे देखो फिजिकल कैपिटल और इधर आपको मार्क कर दे रही हूं मैं टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स. ठीक है, फिजिकल कैपिटल यानी कि टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स. ओके, अब जब आप इसको कनेक्ट कर लोगे तो उसके बाद में आप इजीली उसकी जो डेफिनेशन है उसको पोर्ट्रे आप कर लोगे. ठीक है, सो फिजिकल कैपिटल क्या होता है, इट मींस वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन के हर स्टेज पे कुछ ना कुछ इनपुट्स की आपको जरूरत होती है. ठीक है, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ आपको यहाँ पे मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी. तो ये जो मतलब इनिशियल लेवल पे जो हर स्टेज पे आपको रिक्वायरमेंट होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल के नाम से जानते हैं. फिर अपन बात करते हैं बच्चों फिक्स्ड कैपिटल. सो देखो फिक्स्ड कैपिटल क्या है, अभी अपन ने बात करी थी लैंड के बारे में. तो लैंड क्या है, एक तरीके से फिक्स्ड कैपिटल है. ठीक है, सो फिक्स्ड यानी कि वो कैपिटल जो कि हमेशा फिक्स रहता है. ओके, सो इट इज अ ड्यूरेबल इन नेचर. तो फिक्स्ड कैपिटल कैसा इसका नेचर कैसा रहता है बच्चों, ड्यूरेबल रहता है एंड कैन बी यूज्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड सच एज टूल्स एंड मशीन्स. एक और यहाँ पे एग्जांपल आप लिख सकते हो विच इज लैंड. ठीक है, तो देखो जो फिक्स्ड कैपिटल होते हैं इसको अपन मल्टीपल टाइम्स के अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये ड्यूरेबल होते हैं, इसको अपन मतलब कह सकते हैं कि इनको जितना चाहे आप यूज कर सकते हो, लंबे समय तक आप यूज कर सकते हो. तो इसका जो एग्जांपल है वो कौन से हो सकते हैं बच्चों, टूल्स एंड मशीन्स एंड लैंड. ठीक है, सो दिस इज फिक्स्ड कैपिटल. सो अभी तक अपन ने कौन कौन सा कैपिटल समझ लिया बच्चों, फिजिकल कैपिटल अपन समझ चुके हैं एंड अपन फिक्स्ड कैपिटल को समझ चुके हैं. अब अपन बात करते हैं बच्चों वर्किंग कैपिटल के बारे में. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, सो इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. ठीक है, अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो. ठीक है, तो ये जो मनी है वो इन तीनों कैटेगरीज में कहां पे लाई करता है, वर्किंग कैपिटल के अंदर. ठीक है, अगर आपके पास में रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या होता है बच्चों कि जब भी कोई प्रोडक्शन शुरू होता है किसी भी चीज का तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो अपन को चाहिए होती है, जिसकी हेल्प से हमारा पूरा का पूरा जो प्लांट है वो सेटअप होता है, वो क्या होता है, रॉ मटेरियल. ठीक है, आज अगर मेरी इंडस्ट्री है जिसके अंदर मैं लकड़ी के क्या बनाती हूँ, सोफे बनाती हूँ, पलंग बनाती हूँ, टेबल बनाती हूँ, तो देखो ये सब मैं बनाती हूँ और ये जो फाइनल गुड है ये मैं मार्केट में सेल आउट करती हूँ, लेकिन मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, लकड़ी. ठीक है, सो रॉ मटेरियल जब तक मेरे पास में नहीं होगा तब तक मेरे प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी. ठीक है, सो रॉ मटेरियल भी मेरे पास में होना चाहिए और रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए बच्चों, मनी होना चाहिए. ठीक है, सो मनी एंड रॉ मटेरियल इज अ काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे कैपिटल को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. कौन कौन से हैं ये है सबसे पहले फिजिकल कैपिटल जिसके अंदर अपने क्या आ जाते हैं, टूल्स आ जाते हैं. ठीक है, एंड रॉ मटेरियल आ जाता है. फिर उसके बाद में अपन ने बात करी बच्चों फिक्स्ड कैपिटल की. तो फिक्स्ड कैपिटल आपको ध्यान रखना है लैंड, मशीन्स. ओके, उसके बाद में वर्किंग कैपिटल की अपन ने बात करी तो इसके अंदर क्या आ जाता है बच्चों, मनी एंड रॉ मटेरियल. ओके, सो ये तीनों आपको कैपिटल्स ध्यान रखने हैं. चलिए अब यहाँ पे अपन ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात करते हैं. तो देखो ये सारे तो हो गए भैया फिजिकल कैपिटल. ठीक है, हम समझ गए. अब ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो देखो हमने इस चीज को काफी अच्छे से पढ़ा है पीपल एज रिसोर्स के अंदर. ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है बच्चों, हमारी जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है. ठीक है, देखो इसको आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे, हम जैसे अपन तो क्या है, अपन इवॉल्व हुए हैं, अपन अब पढ़ लिख सकते हैं, अपन को पता है कि हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है. ठीक है, पहले के मतलब जब अर्ली मेंस का जब एरा था उस टाइम पे क्या था कि आदमी और जानवर इनमें ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं थे. ठीक है, लोगों को उस टाइम पे क्या था कि मतलब अपन ने देखा तो नहीं है लेकिन आज जितना पढ़ा है उसके हिसाब से अपन ये चीज कह सकते हैं कि उस टाइम पे लोग कच्चा जो मीट है वो खाते थे. ठीक है, कपड़े जो पत्ते हैं वो पहन के घूमते थे कपड़े की जगह पे. पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, कहीं चोट लग जाती थी तो जंगल से कुछ कुछ लेकर के लगा लेते थे. ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे क्या था कि आदमी इतना इवॉल्व नहीं हुआ था. ठीक है, फिर धीरे धीरे कर करके लोगों को समझ में आया कि नहीं, हम जानवरों से थोड़ा सा अलग है, हमें बैठने के लिए, खाने के लिए, हमें सब कुछ इनसे थोड़ा सा अच्छा चाहिए. ठीक है, मतलब इनसे अच्छा एज एन इनसे थोड़ा सा अलग तरीके का चाहिए. ठीक है, फिर धीरे धीरे लोगों ने अपने अंदर क्या करना स्टार्ट किया बच्चों, डेवलपमेंट अपने अंदर करना स्टार्ट किया. ठीक है, खुद के साथ में एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया कि नहीं हमें क्या कहते हैं, कॉटन जो पेड़ मतलब जो कॉटन की खेती होती है तो कॉटन को फिर धागा बनाया, फिर उससे कपड़े बनाए. ठीक है, फिर क्या, फिर खाना भी ऐसा था कि नहीं हम मीट भी अगर खा रहे हैं तो उसको पका के खाना है, नहीं तो ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, फ्रूट्स खाने हैं.
ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके धीरे 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 आदमी ने क्या किया, अपने आप को काफी ज्यादा इवॉल्व किया। ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल, अब पे आप वापस आओ, अब देखो इसको कनेक्ट करिएगा। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, जब नॉर्मल पॉपुलेशन जो होती है बच्चों, जब खुद के अंदर नॉर्मल पॉपुलेशन क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, किस चीज का, एजुकेशन का, हेल्थ का, स्किल्स का, ट्रेनिंग्स का, एबिलिटी का। ठीक है। इन सब का जब इन्वेस्टमेंट होता है हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर, तब वो एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल की तरह सामने बन के आती है। ठीक है। हमारे जो जस्ट अभी अपन ने जिसके बारे में जिक्र किया था कि पुराने टाइम में जो अर्ली मैंस का एरा था, तो उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम में कुछ भी डिफरेंस नहीं था जानवरों में और आदमी में। ठीक है। धीरे धीरे कर करके लोगों ने अपने अंदर क्या चीज डालना स्टार्ट किया, अपने अंदर लोगों ने थोड़ा सा स्किल्स को डालना स्टार्ट किया, थोड़ा एबिलिटीज को जगाया, है ना, अपने अंदर डेवलपमेंट किया। तो धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन किस में कन्वर्ट होने लग गई थी, एक तरीके से कैपिटल में कन्वर्ट होने लग गई थी। ठीक है। फिर एक जो एरा था वो ऐसा आया कि यहाँ पे लोगों ने इन्वेंशन करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो जब ये वाली स्टेज आ गई कि यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन इनोवेशन एंड इन्वेंशन कर रही है, तो उस पॉइंट पे हम ये चीज डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एज अ कैपिटल बन के सामने आई है। ठीक है। कैपिटल बन के सामने कैसे आई है बच्चों, कनेक्ट करिएगा, क्योंकि कैपिटल क्या होता है, कैपिटल हमारे प्रोडक्शन को आगे बढ़ाता है। तो हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन यहाँ पे कैपिटल कैसे बन के आई है, क्योंकि हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन हमारे प्रोडक्शन को अब काफी ज्यादा आगे बढ़ा रही है। ठीक है। सो यहाँ पे इस चीज को आपने कनेक्ट करना है। ओके। सो ह्यूमन कैपिटल क्या है, इट रेफर्स टू द नॉलेज एंड एंटरप्राइज दैट आर रिक्वायर्स टू पुट टुगेदर। ठीक है। आपके दिमाग, मतलब आपके पास में, आपके माइंड में ये चीज, इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि भाई अगर मेरे पास में ये जमीन है, तो इस जमीन का मुझे कैसे यूज लेना है ना, इस जमीन का मैं कैसे किस तरीके से यूज लूं जिससे कि प्रॉफिट मुझे भी अच्छा खासा मिले और नेशन को भी जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको भी मिले, साथ ही में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी ज्यादा एक्सप्लॉइट ना हो। तो इन सभी चीजों का जो बैलेंस है वो मेंटेन करना, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अनपढ़ आदमी मतलब कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो आपको ये चीज पता है कि हाँ सही क्या है, गलत क्या है। फिर उसके बाद में अगर आप नॉलेजेबल हो, अगर आपके अंदर एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर की जो नॉलेज है वो काफी ज्यादा क्या है, अपग्रेडेड है। ठीक है। और जब आपकी नॉलेज अपग्रेडेड होती है तो आप हर चीज का जो आपका नजरिया होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है। तो तभी आपको क्या, हम किस नाम से जानते हैं, हम तभी आपको ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों। सो इट रेफर्स टू नॉलेज एंड एंटरप्राइज दैट आर रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। ठीक है। सो यहाँ पे लैंड को, लेबर को और फिजिकल कैपिटल को, तीनों को किस तरीके से यूज में लेना है जिससे कि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम से कम एक्सप्लॉइट हो। तो इन चीजों का ध्यान कौन रखता है, हमारे ह्यूमन बीइंग रखते हैं। ठीक है। टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। ऑलराइट। सो यहाँ पे आई होप कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ह्यूमन कैपिटल यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि नॉलेजेबल हो, जिसके अंदर एबिलिटीज हो, स्किल्स हो और जो जानता हो कि हमें लैंड को, लेबर को और फिजिकल कैपिटल को किस तरीके से साथ में यूज करना है जिससे कि हमारा आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हमें अचीव हो। ठीक है। चलिए, ग्रेट। नाउ अब अपन बात करते हैं बच्चों यहाँ पे फार्मिंग इन पालमपुर। हमने ये चीज देखी थी कि पालमपुर जिस गांव के बारे में अपन अभी तक बात करते आए हैं, तो उसके अंदर क्या था कि भाई खूब सारे लोग, मतलब पॉपुलेशन अच्छी खासी थी वहां पे, है ना, 480 समथिंग फैमिलीज वहां पे रहती थी। सो वहां पे क्या था बच्चों की ज्यादा से ज्यादा लोग किस से जुड़े हुए थे, एग्रीकल्चर से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। ठीक है। वहां के मोस्टली मैं तो ये कहूंगी कि आधे से भी ज्यादा जो फैमिलीज थी वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज अपन को समझनी है। सो फार्मिंग इन पालमपुर की जब अपन बात करते हैं तो वहां पे क्या है बच्चों, लैंड वहां पे फिक्स है, क्रॉप सीजन इन पालमपुर, क्रॉपिंग पैटर्न, फार्मिंग पैटर्न, यील्ड, एडवांटेज ऑफ स्प्रेड इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर। ठीक है। तो इन सभी चीज को अपन समझने वाले हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखने वाले हैं लैंड इज फिक्स। तो वहां पे क्या है कि पालमपुर के अंदर जो जमीन है वो फिक्स्ड है। ठीक है। द लैंड इज फिक्स्ड ओवर देयर। क्रॉप सीजन इन पालमपुर, फिर अपन ने देखा था कि पालमपुर के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक है, क्रॉप का जो सीजन है वो कौन सा है, वहां का जो क्लाइमेट है वो किस क्रॉप के लिए फेवरेबल है। ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि वहां पे क्या मल्टी क्रॉपिंग होती है या फिर साल में सिर्फ एक ही क्रॉपिंग होती है, मतलब किस तरीके का पैटर्न वो लोग फॉलो करते हैं, तो इसको भी अपन ने समझा था। फिर अपन फार्मिंग पैटर्न की अपन ने बात करी थी। ठीक है, कि फार्मिंग पैटर्न किस तरीके का है वहां पे। फिर अपन ने बात करी थी कि भाई वहां पे किस तरीके का आउटपुट निकल के आता है, यानी कि फार्मर्स अपने लैंड पे किस तरीके से वो लोग इरिगेशन करते हैं या
जो भी मॉडर्न फार्मिंग है क्या वो सारे इनपुट्स भी यूज करते हैं या नहीं करते हैं, चलो अगर करते हैं तो वहां की जो आउटपुट निकल के आता है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। और जो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी है पालमपुर में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां पे वो किस तरीके से हेल्प करती है फार्मिंग में, ठीक है। तो लोग हमने ये चीज देखी थी कि भाई सभी के पास में क्या है, अपने खुद के ट्यूबवेल्स हैं जो कि पावर सप्लाई से अपने आप में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बड़े बड़े जो लैंड्स हैं उनको इरिगेट करने में काफी हेल्प हो रही है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें अपन ने यहाँ पे देखी थी बच्चों। ओके, तो वर्बली अभी अपन समझ चुके हैं, एक बार इसके नोट्स पे अपन देख लेते हैं। सो लैंड क्या है बच्चों, वहां पे लैंड इज फिक्स्ड, यानी कि फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। लैंड फिक्स होने का मतलब क्या है कि हम इस चीज को यहाँ पे समझ सकते हैं कि पालमपुर के अंदर फार्मिंग जो है वो क्या है बच्चों, मेन एक्टिविटी है वहां के लोगों की। Some wasteland converted to cultivable lands। अब बहुत से ऐसे जमीन थी जो कि बिल्कुल वेस्ट थी, वहां पे उस जमीन का किसी भी तरीके से यूज नहीं लिया जाता था, तो उस जमीन को यहाँ पे किस चीज में कन्वर्ट किया है, कल्टिवेबल लैंड्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। वहां की फर्टिलिटी को थोड़ा सा ग्रो किया है, अगर कोई बैरन लैंड है तो वहां पे काम किया है, जिससे कि वो जो लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। चलिए अब क्रॉप सीजन इन पालमपुर की हम यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब क्या है, पहले हम उसको समझेंगे, फिर मेथड्स कौन कौन से यहाँ पे यूज किए जाते थे जिससे कि हम हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाए, तो उन मेथड्स के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। सो यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूसेस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, यानी कि यील्ड का मतलब क्या है, यील्ड किस तरीके से मेजर की जाती है। अब यहाँ पे यील्ड क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये हो गया आपका प्रोडक्शन, ठीक है। सो प्रोडक्शन किस तरीके से मेजर किया जाता है बच्चों की, एक साल के दौरान, पूरे साल के दौरान या फिर उस सीजन के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर अपन सिंगल क्रॉप की बात करें तो पूरे साल को अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे काफी मॉडर्न टेक्निक को यूज हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे डबल क्रॉपिंग भी हो रही है, मल्टीपल क्रॉपिंग भी हो रही है, तो अपन यहाँ पे सीजन वाइज लेते हैं इसको, ठीक है। तो पूरे सीजन के दौरान उस पीस ऑफ लैंड पे कितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, इसी को अपन किस नाम से मतलब इसी को अपन किस में देखते हैं, क्रॉप सीजन इन पालमपुर के अंदर देखते हैं, ठीक है। सो यील्ड इज मेजर्ड एज अ क्रॉप प्रोड्यूसेस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, ठीक है। अब देखो मेथड्स, यहाँ पे हम यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कौन कौन से मेथड्स का हमने यूज लिया है। सो अडॉप्शन ऑफ मल्टीपल फार्मिंग, है ना, हमने यहाँ पे किस चीज को अडॉप्ट किया है, मल्टीपल फार्मिंग को अडॉप्ट किया है हमने, ठीक है। यानी कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हर सीजन उस जमीन पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करें, ठीक है। गए वो दिन, गॉन दोज डेज जब हम पूरे साल के अंदर सिर्फ सिंगल क्रॉपिंग करते थे, नहीं, आज के टाइम पे हम मल्टीपल क्रॉपिंग पे ज्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। दूसरा क्या है कि हमने अब किन मेथड्स को हमने अडॉप्ट कर लिया है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यहाँ पे हमने अब अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का रिजल्ट क्या है ये अपन ने देख लिया है, इसी वजह से यहाँ पे हमने किसको अडॉप्ट कर लिया है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को हमने अडॉप्ट कर लिया है। चलिए एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर। अब यहाँ पे देखो काफी बार क्वेश्चन आपके सामने ये भी आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर। सो आपने लिखना होगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से स्प्रेड हुई है पालमपुर गांव के अंदर, तो उसके जो एडवांटेजेस है वो आखिर है क्या क्या, तो आप लोगों ने ये लिखना रहेगा। अब लिखोगे कैसे, जब आप यहाँ पढ़ोगे, तो एक बार इस पे वापस से नजर डालिए। सो एडवांटेजेस क्या है, इट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम, यानी कि बच्चों यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम को हमने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। गॉन दोज डेज जब हम किस पे डिपेंड करते थे, रेनफॉल पे डिपेंड करते थे, ठीक है, या फिर हम कुएं से पानी निकालते थे, ठीक है। अब वो दिन गए, अब हम पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, ठीक है। हमने इरिगेशन सिस्टम को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है इधर। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स फार्मर्स टू शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल पर्सन व्हील्स टू इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या हुआ है, फार्मर्स पहले किस पे डिपेंड करते थे, ट्रेडिशनल पर्सन व्हील्स पे डिपेंड करते थे, ठीक है। अब वो किस पे डिपेंड करते हैं, ट्यूबवेल्स पे डिपेंड करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। और वो ज्यादा तेजी से और ज्यादा दूर तक पूरे लैंड के अंदर पानी को स्प्रेड इजीली कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स हैव मोर कैपेसिटी देन द पर्शियन व्हील्स, ठीक है। सो अब क्या है कि इलेक्ट्रिक रन जो ट्यूबवेल्स है इनके अंदर ज्यादा कैपेसिटी है, ठीक है, ज्यादा दूर तक पानी भेजने की और ज्यादा अच्छा मतलब ज्यादा तेजी से पानी पूरे फसल में डालने की, ठीक है। फिर इट लेट्स टू होल सोसाइटी फ्रॉम डार्कनेस टू दी लाइट। अब देखो यहाँ पे लाइट अगर एक दिन भी हमारे घर नहीं हो तो हमारी लाइफ क्या होगी, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। तो हमें लाइट ने क्या किया है, डार्कनेस से हमें कहाँ पे लेके आए, उजाले की तरफ लेके आए।
तो पालमपुर में भी यही चीज हुई है, ठीक है। पालमपुर के अंदर अपन ने यहाँ पे 3 पॉइंट्स एग्रीकल्चर के ऊपर लिख दिए कि एग्रीकल्चर के अंदर किस तरीके से बेनिफिट फेस किया है इलेक्ट्रिसिटी के होने से। फिर 14 पॉइंट ये है कि भाई आप लोगों को अंधेरे से किसकी तरफ लेके गई इलेक्ट्रिसिटी, उजाले की तरफ लेके गई है, ठीक है। तो याद रह जाएंगे ये चारों पॉइंट्स, बिल्कुल रह जाएंगे। ओके चलिए, सो फार्मिंग इन पालमपुर, अब यहाँ पे अपन फार्मिंग की बात कर रहे हैं। सो विल द लैंड सस्टेन, सबसे पहला क्वेश्चन कि हम फार्मिंग पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं पालमपुर के अंदर, तो क्या जो ये लैंड की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, लैंड की जो फर्टिलिटी, क्या ये सस्टेन रहेगी, मतलब क्या ये इसी तरीके से रहेगी, या फिर क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। यानी कि अब हो क्या रहा है कि किसी ने हमें बता दिया कि भैया ऐसा है, खूब ड्राई फ्रूट्स खाओ ताकत बढ़ेगी, ठीक है। तो हम तो 3 मील्स के अंदर ड्राई फ्रूट्स ही खाए जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट में भी ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, लंच में भी ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं और डिनर में भी ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। तो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है, ताकत बढ़ रही है, लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब पेट खराब होगा, ठीक है। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब एक्सेस में चली जाएगी हमारे अंदर चीजें, ठीक है। तो अब इसको कनेक्ट करना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग तो हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हमें मिल रहा है, लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब उस लैंड की जो फर्टिलिटी वो रिड्यूस होगी, उसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस होगी, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यही आया है, विल द लैंड सस्टेन। ओके, फिर यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की अपन बात करेंगे, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की अपन यहाँ पे बात करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे दैट हु विल प्रोवाइड लेबर, यहाँ पे लेबर कौन प्रोवाइड करवाएगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। कैपिटल फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए कैपिटल हमें कहाँ से मिलेगा इसके बारे में अपन बात करेंगे। एंड सेल ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस, ठीक है, जो सरप्लस में हमारे पास में प्रोडक्शन होगा उसे हम किस तरीके से सेल आउट करेंगे, तो इसको भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले विल द लैंड सस्टेन के बारे में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो देखो, हम क्या कर रहे हैं बच्चों आज के टाइम में कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को तो हमने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, समझ गए भाई कि हाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है, एंड ऑल, ठीक है। अभी तक हमने यही चीजें पढ़ ली, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है। सो इसके ड्रॉबैक्स ये हैं बच्चों कि हम नेचुरल रिसोर्सेस का ओवर यूज कर रहे हैं। हमें ये पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो वैसे ही बहुत लिमिटेड है। अभी अपन क्या कर रहे हैं कि उसको बिना काउंट करे हम उसको एक्सट्रीम उसका यूज करें, उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्लियर। सो ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब इससे हो ये रहा है कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम होती जा रही है, हमारी जो मिट्टी है वो उतनी उपजाऊ नहीं रही है। मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि सिंगल क्रॉपिंग डबल क्रॉपिंग, नो, वी आर डूइंग मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि साल भर यहाँ पे खेती हो रही है। अब जब साल भर खेती होगी तो क्या हो रहा है कि जो जमीन की फर्टिलिटी है वो भी तो कम होती जा रही है, करेक्ट। रिड्यूस्ड ग्राउंड वाटर टेबल, अब यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वो कितना मतलब कम होता जा रहा है, ठीक है। पहले के जमाने में अगर आपने कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इस चीज के बारे में सुना होगा, मतलब अक्सर हमारे बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि पहले ऐसे था कि हम मतलब जमीन खोदते थे ना, जैसे थोड़ा सा ही खोदते थे, थोड़ा डीप में अगर खोदते थे तो पानी निकल के आ जाता था, मतलब पानी ऐसे थोड़ा सा ना वाटर लेवल क्योंकि इतना ऊपर तक था, ठीक है। आज के टाइम में आप कितना भी डेप्थ में चले जाओ, खोदते जाओ मतलब बहुत नीचे आ चुका है अपना ये वाटर लेवल, ठीक है। सो ये क्या है, ये एक तरीके का ड्रॉबैक है। ओके, सो रिड्यूस्ड ग्राउंड वाटर टेबल, हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है, जमीन के नीचे जो हमारा पानी है वो बहुत ही कम हो चुका है। ओके, सो ये 3 चीज क्या है, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो रही है और हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। नाउ अब अपन यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो बच्चों, अब सबसे पहले इसका मतलब आप समझोगे, ठीक है, उसके बाद मतलब कॉन्सेप्ट पे खेलना है आपको, फिर तो आप अपने आप ही लिख लोगे, ठीक है। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले क्या था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर तीनों ही सेक्टर्स में, ठीक है, तीनों ही सेक्टर्स में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल स्टेगनेंट ग्रोथ थी, ना के बराबर ग्रोथ थी, ठीक है। अभी क्योंकि अपन ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो एम्फसाइज अपन प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर पे करने वाले हैं, ठीक है। सो था क्या बच्चों कि हमारे पास में बिल्कुल भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें मॉडर्न फार्मिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हमारा जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही मिनिमल होता था, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने सोचा कि यार ऐसे तो नहीं काम बनेगा, व्हाट वी नीड टू डू इज हमें मॉडर्न टेक्निक्स को लाना पड़ेगा। मॉडर्न टेक्निक्स को जैसे ही यहाँ पे लेके आए, यानी कि HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इन सब चीजों को जैसे ही यहाँ पे यूज करना स्टार्ट किया तो एकदम से क्या देखने को मिला हमें कि हमारा जो प्रोडक्शन है भाई साहब आसमान छू रहा है। यानी कि हमारे ऑलमोस्ट बहुत से ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे
इन सभी मॉडर्न फार्मिंग को यूज किया तो वहां पे सभी जगह जो प्रोडक्शन था वो काफी ज्यादा बढ़ा था। तो वो एक तरीके से क्या लेके आ गया था, एक क्रांति लेके आया था, ठीक है। और इसी को अपन हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जहां पे हमारे पास में नॉर्मल हमारी इकोनॉमी के अंदर जो पॉपुलेशन है इनका पेट भरने के लिए खाना नहीं था, हम क्या करते थे, हम दूसरे लोगों से खाना मांगते थे। तो अब ऐसी नौबत थी कि हमारी पॉपुलेशन का तो हम पेट भर रहे हैं, साथ ही में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पॉसिबल हो पाया, ठीक है। सो रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बाय यूजिंग हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड, यानी कि हम एग्रीकल्चर के अंदर रेवोल्यूशन किस तरीके से लेके आए, हमने हाई वेराइटीज, हाई यील्ड वेराइटीज हमने ऑफ सीड्स हमने यूज करना स्टार्ट किया था। फर्टिलाइजर्स हमने यूज करना स्टार्ट किया था, प्रॉपर इरिगेशन की टेक्निक सिस्टम को हमने यूज करना स्टार्ट किया था, पेस्टिसाइड्स को हमने यूज करना स्टार्ट किया था, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। नाउ इन द लेट 1960s इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो इन स्टेट्स में क्या किया था हमने, इन सभी चीजों का यूज किया था, तो फिर हमारे पास में क्या निकल के आया था, हमको मतलब हरित क्रांति हमारे पास में आई थी, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमने देखा था। ओके, चलिए अब यहाँ पे इसके एडवांटेजेस क्या क्या थे, एडवांटेजेस क्या क्या थे जरा देखिएगा, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाता है कि व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन एंड राइट 4 और 5 एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। सो अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके एडवांटेजेस क्या है जरा समझिए। सो हाई यील्ड ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, यहाँ पे सबसे पहला तो हमारा एडवांटेज यही था कि हमको जो प्रोडक्शन मिल रहा था, ठीक है, लास्ट में जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट ही अगर हमारा बहुत अच्छा आ जाता है तो माँ बाप यूं ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट था ना बच्चों यहाँ पे वो बहुत अच्छा आया था, ठीक है। प्रोडक्शन हमारा जो आउटपुट था वो हमारा बहुत अच्छा आने लग गया था। यूज ऑफ मशीन्स सच एज ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स हैव मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर एंड इजियर। सो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे बच्चों, अब यहाँ पे हम मशीन्स का यूज ले रहे थे, ठीक है। मशीन्स जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ठीक है, तो इन सभी का हम यूज ले रहे थे प्लोइंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, जिससे कि क्या हो रहा था कि हमारा जो टाइम था वो बहुत ही कम लग रहा था और काम हमारा बहुत इजी हो रहा था, ठीक है। हायर यील्ड एनेबल्ड फार्मर्स टू सेल द सरप्लस फूड इन द मार्केट मनी। अब देखो हमारे पास में पहले हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अगर फार्मिंग हो रही थी तो वो सबसिस्टेंस लेवल के लिए हो रही थी, यानी कि ठीक है सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम यहाँ पे फार्मिंग कर पा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही प्रोडक्शन हमारा आसमान छू रहा था, यानी कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, तो सभी फार्मर्स ने सोचा कि यार व्हाई नॉट टू सेल दिस सरप्लस अमाउंट इनटू द मार्केट, यानी कि ये हमारे पास में जो ये एक्स्ट्रा और ये जो इतना ज्यादा मात्रा में जो फूड ग्रेन्स है, हम क्यों ना इसको मार्केट में सेल आउट करें और इसके बदले में हम अर्निंग्स करें, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया था बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर एबल टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट, ठीक है। अब जैसे जो पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, इसका ये भी किसका पार्ट है, मॉडर्न फार्मिंग का पार्ट है। अब इससे हुआ क्या कि इससे पेस्ट से और इंसेक्ट से हम हमारे फसल को बचा पाए। ओके, अ गुड इरिगेशन सिस्टम कैन एनहांस टू प्रोडक्शन। अब अगर हमारा इरिगेशन सिस्टम अच्छा होगा तो उससे हमारा प्रोडक्शन भी काफी बेहतर हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे इसको जरा समझिए। देखो इससे हो ये रहा था कि देखो केमिकल्स चाहे अपन कितना भी यूज कर लें तो वो एक पॉइंट पे क्या होता है कि हमें हार्म करते ही करते हैं। अब यहाँ पे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मैन्योर्स हम यूज कर रहे हैं, तो इससे चीजें ऑर्गेनिक नहीं रही, नेचुरल नहीं रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे केमिकल जैसे ही नाम लिया तो केमिकल एक तरीके से हार्मफुल हो गया, और फिर उसी केमिकल ग्रेन्स को हम क्या कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि शरीर हमारा खराब हो रहा है, ठीक है। सो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, तो सबसे पहले तो सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर हम बात करते हैं कि हम अब यहाँ पे जैसे ही हमें पता चला कि भाई प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा है तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग पे स्विच कर गए। मल्टीपल क्रॉपिंग पे स्विच करने का मतलब ये है कि हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो बहुत ज्यादा अब कम होती जा रही थी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। हम अब यहाँ पे देखो सॉइल की फर्टिलिटी कम क्यों हो रही थी, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स यहाँ पे यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये एक तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट हो गया, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का। फिर continuous use of groundwater for tube-well irrigation has reduced the water table below the ground। अब यहाँ पे देखो हम ट्यूबवेल को ज्यादा से ज्यादा यूज ले रहे थे, ठीक है, उससे हम इरिगेशन कर रहे थे, तो उससे हुआ क्या कि उससे हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल था वो बहुत ज्यादा लो चला गया, ठीक है। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over many years। अब देखो हमारा जो ये environment है, ठीक है, जिसको अपन ऐसे यूज करते हैं कि जैसे बस हमको कहीं से मिला हुआ है,
ठीक है। तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको अपन ने ओवर यूज कर लिया, हमने इनको एक्सप्लॉइट किया है, हमने इनका शोषण किया है, ठीक है। तो जब हम इनका जब हमने ओवर यूज किया है तो उससे हुआ क्या है कि एक तो सबसे पहली चीज हमारा एनवायरनमेंट पे इसका बहुत ही बैड इंपैक्ट देखने को मिला है। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, ठीक है। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर देम। अब देखो इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगा था, इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को बनने में काफी ज्यादा साल लग जाते हैं। अब देखो काफी ज्यादा साल से ऐसा ये मतलब नहीं है कि 10-12 साल, नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा साल, ठीक है। तो अब ये जो रिसोर्सेज जिन्हें हम बिल्कुल आंख बंद करके यूज कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज को बनने में बहुत साल लगे थे। अब नाउ इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू वापस से इन रिसोर्सेज को बनाना। ओके, नाउ केमिकल फर्टिलाइजर्स डिसॉल्व इन द ग्राउंड वाटर एंड पोल्यूट इट। अब देखो हम क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फसल में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं। अब ये फर्टिलाइजर्स हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर मिक्स हो रहा है और इसको सॉइल को एक तरीके से पोल्यूट कर रहा है। दे किल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प फॉर द सॉइल। अब देखो सॉइल के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, विच इज वेरी मच हेल्पफुल, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर गंदगी को कम करने के लिए, विच इज वेरी मच हेल्पफुल, ठीक है। ये तो प्राइमरी क्लासेस में हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का हम यूज कर रहे हैं तो सॉइल के अंदर जो ये बैक्टीरियाज हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। अब इनका खत्म होने का मतलब ये है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कचरा बढ़ता जा रहा है। ओके, दे किल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम हेल्प फॉर द सॉइल। इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन मेक द सॉइल अल्कलाइन। देखो हम क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो सॉइल है वो कैसा बनता जा रहा है बच्चों, अल्कलाइन बनता जा रहा है, अल्कलाइन इन नेचर। So late 1960s in the states of Punjab, Haryana and Western उत्तर प्रदेश। So ये सारी के सारे जो डिसएडवांटेजेस थे वो कहाँ पे देखे गए थे, 1960s में देखे गए थे, पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है ये आपने समझना है, एडवांटेजेस क्या है इसको आपको समझना है और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके ये भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं बच्चों लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, कि जो लैंड है वो किस तरीके से पालमपुर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, सो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहली चीज तो बहुत ही अनइक्वल है, बहुत ही अनइक्वल है। मतलब जो बहुत ही कह सकते हैं रिचर सेक्शन के जो हमारे लोग हैं हमारी सोसाइटी के, तो उनके पास में तो भरपूर लैंड है, ठीक है। जो बिल्कुल पुअर हैं, गरीब हैं, जिनके पास में जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके पास में क्या है, या तो दे डू नॉट हैव एनी लैंड, एनी पीस ऑफ लैंड, और दे वर्क इनटू सम अंडर सम ऑफ दी लैंड, ठीक है, या तो वो किसी और के लैंड पे काम करते हैं या फिर ऐसा है कि उनके पास में है ही नहीं, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइक्वल है। हाफ ऑफ द पीपल आर लैंडलेस, आधे लोग तो क्या है लैंडलेस, उनके पास में जमीन ही नहीं है। हाफ ऑफ द पीपल हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, ठीक है, और आधे लोगों के पास में बहुत ही छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड है। 60 फैमिलीज हैव लार्ज एंड मीडियम लैंड्स, ठीक है। सो 60 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास में बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं और मीडियम साइज के फार्म्स हैं, ठीक है। तो देख रहे हो आप 60 फैमिलीज, यानी कि ये बहुत रिच फैमिलीज हैं। तो इन रिच फैमिलीज के पास में ज्यादा अमाउंट ऑफ लैंड है इनके पास में, ठीक है, और फार्म्स है इनके पास में। बाकी आधों के पास में तो जमीन ही नहीं है और आधे जो लोग हैं उनके पास में बहुत ही स्मॉल प्लॉट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कहाँ पे, पालमपुर में, लैंड का, ठीक है। ये बात सिर्फ पालमपुर की ही नहीं है, ये हर उस गाँव की बात है जिसको अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ओके, चलिए नाउ हु विल प्रोवाइड लेबर। अब बात ये आती है कि भाई ठीक है, हमने लैंड समझ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने समझ लिया, कि अब ये आता है कि चलो लैंड जिनके पास में है वो उस लैंड पे काम करेगा कौन, हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो देखो यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, जो छोटे मोटे किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, कल्टिवेट देयर ओन लैंड, वो अपने जमीन को कल्टिवेट करते हैं। जो मीडियम फार्मर्स होते हैं वो हायर करते हैं, ठीक है, और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो भी हायर करते हैं। हायर करना मतलब अपने अंडर में लेबर को लगाना। ओके, अब इनको बदले में क्या देते हैं, या तो वेजेस देते हैं कैश के रूप में या फिर काइंड के रूप में। अब वेजेस इन काइंड का मतलब क्या है कि भाई ठीक है, काफी बार जो बड़े ना फार्मर्स होते हैं ये कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम हमारे जमीन पे काम करो, यहाँ पे पूरा देखभाल करो, और बदले में तुम इधर घर बना हुआ है हमारी जमीन पे, तुम इस घर में रह लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये काइंड हो गया एक तरीके से, वेजेस इन काइंड, ठीक है। या फिर गाड़ी दे दी कि चलो तुमको आने जाने में तकलीफ होती होगी अपने घर से लेकर के यहाँ तक, तो तुम ये गाड़ी रख लो जब तक आप यहाँ पे काम कर रहे हो। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ काइंड पेमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं बच्चों वेरी ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है वो कितने समय के लिए दिया जा रहा है, ठीक है।
जो हायर कर रहे हैं किसान और जिनको हायर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने समय के लिए उनको हायर कर रहे हैं। फिर है लेस वेजेस। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है बच्चों वो ये है कि बहुत ही कम वेजेस यहाँ पे दी जाती है, ठीक है, जो भी छोटे मोटे किसान होते हैं उनको। क्लियर? चलो अब यहाँ पे कैपिटल फॉर फार्मिंग। अब फार्मिंग के लिए कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये कैपिटल कहाँ से आता है इसको समझिए। सो स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स। सो जो छोटे किसान होते हैं या फिर वो किसान जिनके पास में जमीन नहीं है वो क्या करते हैं, वो मनी को बोरो करते हैं। किससे बोरो करते हैं? मनी लैंडर से या फिर ट्रेडर्स से, ठीक है। सो स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है। तो क्योंकि अब इनके पास में तो पैसे हैं नहीं और ना इनके पास में जमीन है, ठीक है। और जमीन है भी तो बहुत ही छोटी मोटी जमीन है। तो अब ये लोग अगर इनको प्रोडक्शन करना है तो इनको पैसों की जरूरत होगी। अब पैसे ये कहाँ से लेके आएंगे? ये उधार मांगेंगे मनी लेंडर से या फिर ट्रेडर से, ठीक है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब जिसपे इनको काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी पड़ती है। ओके, लोन रीपेमेंट इज डिफिकल्ट। अब जब देखो बच्चों, जब इंटरेस्ट रेट ही बहुत ज्यादा हाई होगी तो वापस से पे करना यानी कि लोन रीपे करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होता है ना बच्चों, काफी बार क्या होता है? डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो किसान होता है ना वो एक जाल में फंस जाता है। और ये जो जाल होता है ये किसका जाल होता है बच्चों? कर्जे का जाल होता है, ठीक है। क्योंकि वो वहां से उठ ही नहीं पाता, वो ऐसा कर्जे में दब जाता है कि वो उस सिचुएशन से निकल ही नहीं पाता। और इसी सिचुएशन को डेब्ट ट्रैप के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं वो कैपिटल कहाँ से अरेंज करते हैं? वो अपने मनी जो उन्होंने सेव किया हुआ होता है उस मनी को यूज करते हैं, या फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनको मिलता है। क्योंकि ये तो क्या करते हैं, जो बड़े किसान होते हैं वो छोटे किसानों को देते हैं, है ना, मनी देते हैं और बदले में उनसे इंटरेस्ट रेट लेते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट रेट लेते हैं इससे ये अपनी जमीन पे लगाते हैं, ठीक है। फिर या तो कोई कैटल खरीद लेते हैं, ट्रैक्टर्स और सेटअप शूज, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ साइड बाय साइड कोई अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं, है ना, जिससे कि उनको अर्निंग्स होती रहती है ना। गाय वाय खरीद लेते हैं, तो जैसे दूध हो गया तो दूध बेच के पैसे कमा लिए। तो मतलब इनके पास में अल्टरनेटिव सोर्स भी होता है। अब इनके पास में अल्टरनेटिव सोर्स इसलिए भी होता है क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी पैसा होता है, ठीक है। अब जिनके पास में जमीन ही नहीं है, जो किसी और के अंडर में काम कर रहे हैं, तो उनके पास में तो अब कोई सोर्स ही नहीं रहा। तो अब सोर्स नहीं रहा तो वो क्या करेंगे? वो उधार ही मांगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कैपिटल को अरेंज ये लोग कर पाते हैं। ओके, सो सेल ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस। अब देखो, सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपने ना ये चीज एक्सपेक्ट करी कि भाई इस साल आप कितना प्रोड्यूस कर पाओगे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 20 kgs आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। और 20 kgs प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि वो आप खुद ही सेल्फ कंज्यूम कर लोगे, आप और आपकी फैमिली मिलकर के। लेकिन हुआ ऐसा कि इस साल मतलब सब चीज आपके फेवर में थी, ठीक है। क्लाइमेट भी, रेन भी, एवरीथिंग, सॉइल भी, एवरीथिंग वाज इन योर फेवर। तो हुआ ये कि 20 kgs के बजाय यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन हुआ वो 30 kgs का हो गया। अब जब 30 kgs का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, आपको पता है कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपकी फैमिली सिर्फ 20 kgs यूज करती है। सो 10 kgs का आप क्या करोगे? ये सरप्लस प्रोडक्शन है और इसको आप मार्केट में लेके जाओगे बेचने के लिए, ठीक है। सो सरप्लस प्रोडक्शन यानी कि एक्सपेक्टेशन से जो ज्यादा हो जाता है उसको अपन सरप्लस कहते हैं, ठीक है। अब सरप्लस प्रोडक्शन को क्या करते हैं? मार्केट में सेल आउट करते हैं और वहां से अर्निंग्स को बनाते हैं, ठीक है। सो स्मॉल फार्मर्स यूज सब्सटेंशियल शेयर फॉर देयर फैमिली नीड्स। अब देखो, जो बिल्कुल ही छोटे किसान है वो क्या करते हैं कि भाई अगर उनके पास में थोड़ा बहुत ज्यादा हो भी जाता है सरप्लस में, तो वो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, 20 किलो से हमारे 6 महीने निकल रहे थे, अब 30 हो गए तो कम से कम 7 महीने तो हमारे निकल जाएंगे, ठीक है। वो ये नहीं सोचते कि चलो इसको भी मार्केट में सेल आउट कर देते, नहीं, ठीक है। और जो बड़े किसान होते हैं, जो मीडियम फार्मर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो मार्केट के अंदर सेल आउट कर देते हैं, ठीक है, और उससे वो अर्न कर लेते हैं। ओके, सो आई होप कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो बच्चों, बहुत हो गई फार्मिंग से रिलेटेड बात, ठीक है। हमने ये बोला था जब वीडियो को स्टार्ट किया था कि पालमपुर में बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं, मतलब आधी से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि फार्मिंग से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि फार्मिंग से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। अब फार्मिंग से नहीं जुड़े हैं इससे मतलब क्या है कि भाई वो कैसा काम करते होंगे? वो कुछ ऐसा काम करते होंगे जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। फार्मिंग को हटा करके नॉन फार्मिंग एक्टिविटी यानी कि किसी के पास में गाय भैंस होगी, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता होगा, कोई किसी का कोई बिजनेस होगा, है ना, किसी की कोई इंडस्ट्री होगी। तो ये सारे जो भी काम होते हैं ये होते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सो देखो, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पालमपुर में किस तरीके की होती थी बच्चों? डेयरी फार्मिंग हो गई, फिर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फिर उसके बाद में शॉपकीपर्स एंड ट्रांसपोर्ट।
तो इन 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे डेयरी फार्मिंग करते थे, गाय भैंस वगैरह होती थी उनके पास में, तो उससे वो अपना गुजारा करते थे। ओके, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि अपने घर के ही अंदर क्या करते थे, मैन्युफैक्चरिंग होती थी यहाँ पे लोगों के घरों में। फिर शॉपकीपर्स, कुछ यहाँ पे दुकानदार थे, कुछ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। ट्रांसपोर्ट का काम करने का मतलब यह है कि जो भी प्रोडक्शन होता था गांव के अंदर उसको कहाँ ले जाया जाता था, सिटी के अंदर ले जाया जाता था, ठीक है। और वो काम करता कौन था, ये करते थे, यानी कि ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो लोग थे वो करते थे, ठीक है। फिर बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर अपन स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, पहले ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको आते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो कि आपको शायद नहीं भी आते होंगे। तो जो आते होंगे उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जो नहीं आते होंगे उनको आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसकी तरफ देखते हैं। सो व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ अपर कास्ट फैमिलीज इन दी पालमपुर। अब देखो हमने ये चीज के बारे में बात की थी कि पालमपुर के अंदर जो अपर कास्ट की जो फैमिलीज थी उनका किस तरीके का स्टेटस था, ठीक है। सो किस तरीके का स्टेटस था, सबसे पहली चीज तो कितनी अपर कास्ट फैमिलीज थी ये आपको ध्यान होनी चाहिए। So 80 upper caste families owned majority of the land in the पालमपुर, यानी कि 80 ऐसी फैमिलीज थी जो कि अपर कास्ट की थी और पालमपुर का जो मेजॉरिटी लैंड था वो इनके हाथों में था, ठीक है। Some of their houses were quite large and made up of brick with the cement plastering। देखो अब यहाँ पे इनके जो घर थे वो कैसे ईंटों से बने थे, ठीक है, और सीमेंट की प्लास्टरिंग वगैरह हो रखी थी। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो अपर कास्ट के जो लोग थे पालमपुर के अंदर वो प्रिविलेज्ड थे, यानी कि उनके पास में काफी सारे बेनिफिट्स थे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जमीन उनके पास में थी और उनके जो घर भी थे वो भी काफी अच्छे बने हुए थे कंपेयर टू लोअर कास्ट पीपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द पालमपुर। अब इलेक्ट्रिसिटी के होने से पालमपुर को क्या बेनिफिट्स मिले थे। तो सबसे पहली चीज तो एग्रीकल्चर से अगर अपन जोड़े इसको तो हमें ये पता है कि पालमपुर के अंदर मोस्टली जो फैमिलीज थी, आधी से भी ज्यादा फैमिलीज किससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी, एग्रीकल्चर से कनेक्टेड थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि बच्चों मॉडर्न फार्मिंग का टाइम चल रहा था तो यहाँ पे लोग इलेक्ट्रिसिटी के यूज लेकर के अपने फील्ड को इरिगेट करते थे, ठीक है। ट्यूबवेल्स को किससे, पावर से कनेक्ट किया हुआ था और इरिगेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता था इलेक्ट्रिसिटी के होने से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी के होने से जो ऐसी एक्टिविटीज जो कि पुराने जमाने में जो ट्रेडिशनल फार्मिंग के टाइम पे जो चीजें हुआ करती थी वो इलेक्ट्रिसिटी के होने से बहुत ज्यादा इजी हो गई, ठीक है। टाइम भी कम लगता है और जो मेथड है वो भी काफी इजी हो गया। सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्या है, मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस। पालमपुर के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऐसे हाउसेस है जिनके पास में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू पावर द ट्यूबवेल, ठीक है, इन द फील्ड्स एंड आल्सो for many small businesses। okay, चलिए what facilities are available for education and health in पालमपुर। अब देखो एजुकेशन और हेल्थ की क्या क्या फैसिलिटीज है पालमपुर में, इसके बारे में भी अपन ने बात करी थी कि एजुकेशन के मामले में क्या है कि पालमपुर के पास में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है, और 1 हाई स्कूल है, ठीक है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और हेल्थ सेंटर की बात करी जाए तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पे और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। ओके, सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, फार्मर्स प्लो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फार्मर्स प्लो, ठीक है, फार्मर्स प्लो कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल का, ठीक है। इसको अपन ने समझा था फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल को, ठीक है। सो फिक्स्ड कैपिटल कहाँ पे की, मतलब फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है बच्चों, एक ऐसा कैपिटल जो कि लंबे समय तक जिसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल से आप क्या समझते हो। सो एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के हर स्टेज पे वी नीड अ वैरायटी ऑफ इनपुट्स सच एज मशीन्स, रॉ मटेरियल्स एंड मनी। हमें प्रोडक्शन के हर स्टेज पे, चाहे वो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो चाहे किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, यानी कि हमें हर स्टेप के मतलब हर स्टेप पे प्रोडक्शन के हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। मनी की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की जरूरत हमें पड़ती है, फिर उसके बाद में हमें कुछ ना कुछ इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसी को अपन फिजिकल कैपिटल के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाती है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाती है। सो टुगेदर दीज आर कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। इन सभी को जब अपन साथ में जब इनकी बात करेंगे तो इसको अपन फिजिकल कैपिटल के नाम से जानते हैं। ऑलराइट,
व्हाट आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर किसी को प्रोडक्शन करना है गुड्स और सर्विसेज का, तो ऐसी कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो कि उसको सबसे पहले चाहिए हैं। ओके, सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द लैंड। सबसे पहला क्या होना चाहिए भाई, अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो उसके केस में भी आपके पास में जमीन होनी चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो उस केस में भी आपके पास में जमीन होनी चाहिए। फिर अब उस जमीन पे काम करने के लिए कौन होनी चाहिए, आपके पास में लेबर होनी चाहिए। ठीक है, सो लैंड एंड अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिसके बिना आप प्रोडक्शन करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रोडक्शन करना है चाहे किसी भी सेक्टर के अंदर, तो आपके पास में ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कैपिटल में यहाँ पे देखो दोनों आ जाता है, ह्यूमन कैपिटल भी आ जाता है और फिजिकल कैपिटल भी आ जाता है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल अभी अपन समझे थे, ह्यूमन कैपिटल यानी कि स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग ह्यूमन के अंदर। ओके, सो वो सभी किस तरीके से वर्क करता है, एज अ ह्यूमन कैपिटल वर्क करता है। ठीक है, सो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं बच्चों, ये सब होने चाहिए अगर आपने कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो। ओके, चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल। अब आप वर्किंग कैपिटल से क्या समझते हो। सो इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। मतलब कि प्रोडक्शन के दौरान प्रोड्यूसर के हाथ में कितना रॉ मटेरियल और कितना मनी है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट्स एंड बाय द अदर नेसेसरी आइटम्स। ठीक है, अगर किसी को पेमेंट करनी तो उसके लिए मनी कितना है, अगर कोई कह सकते हो कोई आपको कोई रॉ मटेरियल की जरूरत है तो आपकी अप्रोच कितनी है। तो मतलब ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सभी क्या कहलाती हैं बच्चों, वर्किंग कैपिटल के नाम से अपन इन्हें जानते हैं। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, देखो, रॉ मटेरियल एंड मनी, डू नॉट फॉरगेट इट। क्लियर, चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। अब देखो ह्यूमन कैपिटल की बात आ गई यहाँ पे, अभी अपन ने बात करी थी। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है नॉलेज एंड एंटरप्राइज रिक्वायर्ड टू पुट लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे आदमी के अंदर ये नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि उसे किस तरीके से लैंड, लेबर और कैपिटल को एक साथ यूज करना है और प्रोडक्शन को बढ़ाना है। अगर उसके अंदर ये नॉलेज है तो उसे अपन ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट फॉर सेल्फ कंजम्पशन और टू सेल इन दी मार्केट। ठीक है, सो ह्यूमन कैपिटल का नाम आते ही आपने क्या ध्यान रखना है, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स, ट्रेनिंग, ये सभी चीजें अगर किसी ह्यूमन के अंदर है तो वो किस तरीके से वर्क करेगा, एज अ कैपिटल वर्क करेगा। और एज अ कैपिटल वर्क करने का मतलब क्या है बच्चों, कि उसे पता है कि उसके जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको किस तरीके से यूज करना है, लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को किस तरीके से यूज करेगा जिससे कि उसका जो आउटपुट है वो ज्यादा निकल के आएगा। ओके, चलो, नेम दी खरीफ एंड रबी क्रॉप्स ग्रोन इन दी पालमपुर। देखो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसी खरीफ क्रॉप्स है जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ ऐसी रबी क्रॉप्स है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये 100% आता है एग्जाम में, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, सो दी खरीफ क्रॉप्स आर ज्वार एंड बाजरा। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स कौन सी है, ज्वार एंड बाजरा। और रबी क्रॉप्स कौन सी, व्हीट एंड शुगर केन। इस चीज को गांठ बांध लो, विच आर ग्रोन इन दी पालमपुर, जो कि पालमपुर में उगाई जाती है। पोटेटोज आर ऑल्सो ग्रोन इन बिटवीन दी टू सीजन। अब जो पोटेटोज हैं वो क्या इन दोनों ही सीजन के बीच में कभी उगाए जाते हैं। ठीक है, चलो, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन द ईयर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है पालमपुर में, यानी कि एक साल के अंदर 3 अलग अलग क्रॉप यहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है। अब इन तीनों ही क्रॉप को प्रोड्यूस करने के पीछे का कारण आपसे पूछा गया है। सो यहाँ पे मेन रीजन क्या है, ग्रोथ ऑफ 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन द ईयर वाज वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अब किस वजह से यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग हो पा रही थी, पॉसिबल थी, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम की वजह से, ग्रोथ ऑफ प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम की वजह से। अब क्या था कि फार्मर्स अब रेन पे डिपेंड नहीं करते थे। ठीक है, गॉन दोज डेज जो फार्मर्स रेनफॉल पे डिपेंड करते थे, बिल्कुल अब वो दिन चले गए। ठीक है, अब फार्मर्स किस पे डिपेंड करते हैं, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम बहुत प्रॉपर तरीके का है और सभी चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में है, तो फिर फार्मर्स ने सोचा कि यार व्हाई टू ओनली ग्रो अ सिंगल क्रॉप इन अ ईयर, व्हाई नॉट टू ट्राई मल्टीपल क्रॉपिंग इन अ ईयर। तो इसी चीज को सोचते हुए पालमपुर के जो फार्मर्स है उन्होंने मल्टीपल क्रॉपिंग्स पे स्विच करना सही समझा था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन इरिगेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी का इम्पैक्ट जो है बच्चों, इसका ना क्वेश्चन देखो दूसरी बार आ गया है, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के आपसे जरूर पूछा जाएगा पालमपुर के चैप्टर के अंदर, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के एडवांटेजेस ही पूछ लें आपसे। ठीक है, या तो इलेक्ट्रिसिटी के एडवांटेजेस बता दो पालमपुर में, या फिर ये बता दो कि इलेक्ट्रिसिटी के जो एडवांटेजेस है वो
एग्रीकल्चर में किस तरीके से है पालमपुर में, ठीक है, एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देंगे इसको। तो देखो अर्लियर क्या था, मतलब पहले के टाइम पे क्या था, विद द यूज ऑफ पर्शियन व्हील, जब पर्शियन व्हील को यूज किया जाता था, पीपल यूज टू इरिगेट स्मॉल एरियाज बाय यूजिंग वाटर फ्रॉम वेल्स। तो उस टाइम पे किसान क्या करते थे, मतलब छोटे छोटे एरियाज को किस तरीके से इरिगेट करते थे, कुएं से पानी निकाल के, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी आई गांव में, तो वैसे ही ट्यूबवेल से पानी अपने आप पावर उसको खींच रहा है और क्या कर रहा है, फील्ड में सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो बट नाउ विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्यूबवेल्स दे कैन इरिगेट लार्जर एरियाज इन लेसर टाइम, मतलब ज्यादा से ज्यादा जमीन जो है उनको इरिगेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से और बहुत ही कम समय के अंदर, ठीक है। सो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। सो जब एक या दो से ज्यादा जब क्रॉपिंग एक साल के अंदर सेम पीस ऑफ लैंड पे की जाती है तो इसे अपन मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। सो इट मीन्स टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड। अब देखो यहाँ पे ये सेम पीस ऑफ लैंड लिखना आपको जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के थ्रू आप ये बता पाओगे कि भैया एक ही जमीन पे हम एक साल के अंदर 3 से 4 बार क्रॉप्स हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज हाउ डिड द इंडियन फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है ये आप लोगों ने पता है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था कि यहाँ पे कुछ मॉडर्न मतलब फार्मिंग को एक्सेप्ट किया था फार्मर्स ने, जिसके अंदर HYV सीड्स थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, मैन्योर वगैरह। तो ये सारी चीजों को एक्सेप्ट किया था जिससे कि प्रोडक्शन काफी ज्यादा हुआ था, है ना, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में हुआ था और इसी को अपन ने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया है, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग। ओके, सो अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से इंडियन फार्मर्स को किस तरीके से बेनिफिट हुए। So the green revolution enabled the Indian farmers to cultivate wheat and rice using high yield variety of seeds, irrigation, chemical fertilizers, insecticides and pesticides. तो इन सभी चीजों का यूज करके इंडियन फार्मर्स ने व्हीट और राइस काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पे ग्रो किए थे, ठीक है, स्पेसिफिकली व्हीट एंड राइस। ओके, चलिए नेक्स्ट इज विच मॉडर्न इंप्लीमेंट्स वर यूज्ड बाय द इंडियन फार्मर्स। अब इंडियन फार्मर्स ने ऐसे कौन कौन से मॉडर्न इंप्लीमेंट्स यूज किए थे इस टाइम पे। सो जैसे देखो ट्यूबवेल्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए, तो ये सारी मॉडर्न कह सकते हो इंप्लीमेंट्स हैं जो कि यूज किए गए थे इंडियन फार्मर्स के थ्रू, जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा हुआ था और बहुत ही कम समय में हुआ था। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस थे बच्चों, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस थे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, इनमें से हो सकता है आपसे कोई कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, है ना। ये भी हो सकता है कि आंसर यही हो लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, तो एक बार आप लोगों ने ये पूरा वीडियो जरूर देखना है, ठीक है, आप लोगों को तो देखना ही है, साथ ही में आपको अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना है, यानी कि आपको ये वीडियो उनके साथ में शेयर करना है। तो बच्चों अगर आपको ये सभी क्वेश्चन आए थे और अगर आपको इन क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।